चलिए चले। तो जी, तो अब हम यहाँ से जो आज की हमारी क्लास है हम ये देखेंगे कि पिछली क्लास तक हमने देखा था कि एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है और वो कंपनी का एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट होता है। यानी वो कंपनी की बेस डॉक्यूमेंट होती है और उसके अंदर काम की जो बातें थी वो 5 बातें थी। तो आज हम उसके अंदर एक छठी बात को फाइनल जोड़ के एक-एक चीज़ को अलग-अलग डिस्कस करेंगे, जैसा हमने पिछली क्लास के एंड में अपने आप को कहा था कि आने वाली क्लासेस में हम ऐसे करेंगे। एक इसमें होता था नेम क्लॉज़, जिसमें कंपनी का नाम लिखा हुआ होता था। दूसरा इसमें होता था ऑथराइज़्ड कैपिटल क्लॉज़। मैंने आपको मुझे याद पड़ रहा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एसईसीपी की वेबसाइट से दिखाया भी था, ठीक है? तीसरा था ऑथराइज़्ड कैपिटल के बाद प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिज़नेस, इस पे भी हमने थोड़ी-सी बात की थी कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिज़नेस क्या है। चौथा था इसके अंदर लायबिलिटी क्लॉज़ कि मेरी लायबिलिटी लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है। पाँचवा इसके अंदर था, क्या था आप में से कोई शेयर करना चाहेगा? नेम रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफिस क्लोज। क्लॉज़, ज़बरदस्त। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज़ में मैंने आपसे बताया था कि आपने क्या लिखना होगा? सिर्फ़ प्रोविंस का नाम लिखना होगा, सही है? और लास्ट है जो छठा अभी आप जोड़ने जा रहे हैं वो है अंडरटेकिंग क्लॉज़। अंडरटेकिंग क्लॉज़ के अंदर आप अंडरटेकिंग देते हैं मेमोरेंडम के अंदर ही कि हमारा कोई स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ बिज़नेस नहीं है, स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ बिज़नेस नहीं है। सर ये क्या होता है? ये भी हम इसको थोड़ा-सा देख लेंगे। और हम कोई मनी लॉन्ड्रिंग या हम कोई जैसे लॉटरी-वॉटरी के काम को एनकरेज नहीं करेंगे, लॉटरी-वॉटरी के बिज़नेस के अंदर हम इन नहीं होंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे बताया था कुछ स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ बिज़नेस होते हैं, जिनके लिए आपको स्पेशल नेचर के लाइसेंस या सर्टिफ़िकेट या रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैंने बैंक खोलनी है, तो आई नीड अप्रूवल कि मेरे पास बैंक खोलने का कोई लाइसेंस हो। अगर मैंने इंश्योरेंस का बिज़नेस करना है, तो मेरे पास इंश्योरेंस एक स्पेशलाइज़्ड बिज़नेस के अंदर आता है और मैं इसको नहीं कर सकता अकेला, तो मुझे इसके लिए एक अलग से लाइसेंस चाहिए। तो अगर ये वाला मामला है, तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि मुझे जब ये वाले लाइसेंसेस अवेलेबल होंगे, तब मैं जाके ये कंपनीज़ एक्ट में कंपनी खोल सकता हूँ, अदरवाइज़ नहीं खोल सकता। तो मैं अंडरटेकिंग दूँगा कि एक आम बिज़नेस जिसके लिए कोई लाइसेंस-वाइसेंस की नीड नहीं होती, तो अंडरटेकिंग दूँगा कि मेरा कोई स्पेशलाइज़्ड नेचर का बिज़नेस नहीं है और मैं किसी मनी लॉन्ड्रिंग या किसी इस किस्म की गलत एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं हूँ। ठीक हो गया? अब हम यहाँ से देखने जा रहे हैं, एक छोटा-सा मैं आपसे डिस्कशन करूँगा, आपसे कुछ पूछूँगा ताकि एक और चीज़ मुझे कन्फर्म हो जाए, मेरी कॉल करवाने में मुझे हेल्प हो जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए मैंने आपसे कहा था जो मेमोरेंडम के डे 1 के लोग होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं क्लास? मेंबर की डेफिनेशन में वो टर्म मैंने लिखवाई थी। सब्सक्राइबर टू मेंबर। मेमोरेंडम। सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम, एक्सीलेंट। तो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम जो होता है, यानी जिसको हम प्रोमोटर भी कहते हैं, उसके पास कम से कम एक शेयर होना चाहिए कंपनी का, कम से कम एटलीस्ट 1 शेयर उसके पास होना चाहिए, यानी उसको एक शेयर अलॉट होना चाहिए जब वो मेमोरेंडम को रजिस्टर्ड करवाने जाए। ये एक बात आप नोट कर लें। दूसरी बात ये कि मैं कुछ नाम लिखने जा रहा हूँ, मुझे बताएँगे टाइप ऑफ कंपनी कौन-सी है? पहले मैं सारे नाम लिखूँगा, आप भी नोट कर लें, फिर आपने बताना है टाइप ऑफ कंपनी कौन-सी है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सही है? तो अब आप ना नेम देखें और टाइप ऑफ कंपनी आप लोगों ने बताना है। ठीक है जी, अब आप नोट करते जाएँ। और एक सीज़न लिमिटेड, ठीक है? इसके बाद अब आप लिख दें ARY फिल्म्स एंड टीवी प्रोडक्शन लिमिटेड। इसके बाद आप लिख दें मालब्रो सिक्योरिटीज़ सिक्योरिटीज़ SMC प्राइवेट लिमिटेड, कराची।
स्टॉक एक्सचेंज गारंटी लिमिटेड। ठीक है जी, ये 5 हमने नाम लिखे हैं कंपनीज के, हमने सिर्फ इसकी टाइप आइडेंटिफाई करनी है। तो वन बाय वन अगर बताएं, सब अलग अलग लोग बताएं तो ज़्यादा अच्छा है जी, प्लीज़। सर नंबर 1 पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी, ज़बरदस्त। ठीक है, और पब्लिक कंपनी कैन आइदर बी लिस्टेड एंड अनलिस्टेड, सही है, ऐसा ही है। अनलिस्टेड। या तो लिस्टेड होगी या अनलिस्टेड यस होगी, सर। यस सर। ये पता चल जाए पब्लिक होगी, एक्सीलेंट। मतलब अब आप लोग कभी भी किसी कंपनी का नाम देख के पहचान लेंगे पब्लिक है या प्राइवेट है या वट जो भी है। नेक्स्ट प्लीज। दूसरा कोई बताए। प्लीज सर। सर ये भी पब्लिक है सर। या तो एक ही बंदा ना बताया जी, क्लास प्लीज, कोई और बताएगा। सर टाइप्स ऑफ कंपनीज का वो लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनीज टाइप हो सर, सॉरी, या आपकी आवाज पब्लिक मुझे प्राइवेट वाइज प्रॉपर नहीं आ जवाब रही। देना। सर जो आपने टाइप्स ऑफ कंपनीज लिखवाई थी, लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली, उस हिसाब से जवाब देना है या पब्लिक प्राइवेट रिलेटेड जवाब देना है? उसी से आगे निकले थे ना, लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर या तो पब्लिक या तो प्राइवेट, लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर या तो विद शेयर कैपिटल या तो विदाउट शेयर कैपिटल, इस तरीके से बताना। नाम देख के आपको क्या लग रहा है बस ये बताना। पब्लिक है सर। पब्लिक है, एक्सेलेंट। या तो लिस्टेड होगी या अनलिस्टेड होगी, ऐसा ही है ना। नेक्स्ट। जी सर। यस सर। पब्लिक। इसके बाद तीसरी वाली क्या है। सर प्राइवेट प्राइवेट। प्राइवेट है। प्राइवेट। प्राइवेट वाली प्राइवेट। प्राइवेट है सर थर्ड। अच्छा, प्राइवेट में प्राइवेट। आता है या तो एसएमसी होगी या नॉर्मल प्राइवेट होगी, तो ये नॉर्मल वाली है कि एसएमसी वाली है तीसरी वाली। नॉर्मल है सर। नॉर्मल नॉर्मल है सर। नॉर्मल है। मैंने नॉर्मल से आपके दिमाग में क्या क्या बातें आना शुरू हो जाएंगी, इसके कम से कम कितने मेंबर्स होंगे। 2 till 50। मोर देन 2 2 to और 2। 50। 2 to वाला 50। गलत है, 2 to टू सर। 50 सही है। इसके शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी रिस्ट्रिक्ट होगी, इसकी जनरल पब्लिक की प्रोहिबिशन होगी, और इसके एम्प्लॉयज़ को हम मेंबर्स नहीं गिनेंगे, और इसके अंदर जो जॉइंट शेयर होल्डर्स होंगे उसको हम एक ही गिनेंगे। ठीक है क्लास, याद है ये सारी बातें। हाँ यस या तो सर। लिस्टेड भी नहीं होगी। एक्सीलेंट। नेक्स्ट। चौथे को क्या बोलते हैं। चौथे कौन सी है भाई। चौथी कंपनी की टाइप कौन सी है क्लास। हेलो। हेलो जी जी बोले सर। यार फरजाद, सिंगल आपकी मेंबर आवाज कंपनी सही सर। नहीं है। एसएमसी हो गया प्राइवेट सर। सर। जी। हेलो। एसएमसी प्राइवेट। एसएमसी प्राइवेट, एक्सेलेंट। ये कौन सा आपसे सर एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड है। एसएमसी प्राइवेट है ना, एक्सेलेंट। इसका क्या मतलब है। ये नाम आते ही देखते ही, अच्छा ये सारी एग्जिस्टिंग कंपनी सिंगल मेंबर कंपनी है। सिंगल होंगी, यानी इसका मेंबर सिंगल होगा, एक्सेलेंट। वन मेंबर वाली। और आखिरी वाली। पब्लिक। पब्लिक कंपनी। गलत जवाब। गारंटी लिमिटेड। गारंटी लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय सर ये तो वो है ना लिमिटेड बाय लिमिटेड गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी और वैलिडेट लिमिटेड कंपनी। सेट हो गया। बस एक छोटी सी एक्सरसाइज थी ये, इसकी छोटी छोटी एक्सरसाइजेज है कि हम जब अगली क्लास से मैं आपको कुछ क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, तो आपको पता होगा। आज की क्लास के बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि अगर 100 मार्क्स का पेपर हम असेस करें तो 10 से 15 नंबर का पेपर हम सॉल्व कर सकते होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए जी।
अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेमोरेंडम की क्लॉजेस के अंदर जो मुख्तलिफ क्लॉजेस थे। तो सबसे पहले हम उठाते हैं ऑथराइज कैपिटल की क्लॉज को। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल, इसके बाद किताब भी पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह पक्का हो जाएगा सबक। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल का जो क्लॉज है वो हमने मेमोरेंडम के अंदर सेक्शन में पढ़ा था ना, कि एक मेमोरेंडम के अंदर ये भी होगा, वो भी होगा, वो भी होगा। अब एक सेक्शन है 25, वो ये कहता है कि अगर आपका मेमोरेंडम क्लॉज हो, अगर आपका क्या हो, अगर आपका ऑथराइज कैपिटल हो, तो आपने उसको, उसकी पब्लिकेशन करनी है, यानी वो कहीं ना कहीं छपा हुआ मिले। तो वो ये कहता है कि अगर आप किसी भी नोटिस के अंदर, अगर आप किसी भी नोटिस के अंदर, किसी भी एडवर्टाइजमेंट में, या आप कोई भी अदर पब्लिकेशन हो, कोई भी अदर ऑफिशियल पब्लिकेशन हो, उसके अंदर अगर आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं जिसके अंदर ऑथराइज कैपिटल आप बयान करने जा रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं जिसमें आप ऑथराइज कैपिटल बयान करने जा रहे हैं, तो आपने लाजमी साथ में इक्वली प्रोमिनेंट पोजीशन में, देखिए मैं आपको कीवर्ड्स यहाँ पे लिखवा भी रहा हूँ, किताब पढ़ेंगे तो एक प्लेन रीडिंग हो जाएगी, लेकिन अगर आप आंसर ड्राफ्ट करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको उसमें स्टेट करने होंगे कि अगर ऑथराइज कैपिटल कहीं नोटिस में हो, किसी भी नोटिस में आपने लिखा हो, किसी भी एडवर्टाइजमेंट में लिखा हो, किसी भी अदर ऑफिशियल पब्लिकेशन में अगर आपने लिखा हो, ऑथराइज कैपिटल बताया हो कि मेरी कंपनी का कितना है, यानी किसी भी स्टेटमेंट में लिखा हो, तो आप इक्वली प्रोमिनेंट पोजीशन में, इक्वली प्रोमिनेंट पोजीशन में अपना, इक्वली प्रोमिनेंट पोजीशन में अपनी कंपनी का शेयर कैपिटल भी, पेड अप कैपिटल भी, पेड अप कैपिटल भी पब्लिश करेंगे, बस सिंपल। और अगर आपने ऐसा ना किया, अगर आपने ऐसा ना किया तो आप पर पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी 1 वाली। पहले तो आप यहाँ तक नोट कर ले, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कंपनीज एक्ट में पेनल्टी लगाने का क्या स्टाइल है। तो फिर हम एक एक पेनल्टी को देखेंगे नहीं, बस पेनल्टी 1 2 3 लिख के आगे बढ़ जाएंगे। तो ऑथराइज कैपिटल के बारे में ये कहता है कि अगर तुमने कहीं भी किसी भी नोटिस में, एडवर्टाइजमेंट में, अदर पब्लिकेशन में, अगर तुम एक स्टेटमेंट दे रहे हो कि मेरी कंपनी का ऑथराइज कैपिटल इतना है, तो तुम इक्वली प्रोमिनेंट पोजीशन में पेड अप कैपिटल भी साथ में बताओगे। और उसके अंदर अगर ऐसा तुमने ना करा तो कंपनी भी और उसके हर ऑफिसर भी पेनल्टी लेवल 1 की उसको लग सकती है। यहाँ तक हम साथ है क्लास? जी क्लास, यस सर। ठीक है। यस सर। अब कंपनीज एक्ट के स्टाइल ये है कि कंपनीज ऑर्डिनेंस में यूं होता था पहले कि हर जगह पेनल्टीज यूं डिफाइंड थी, पर डे 200 रुपये, और टू दी एक्सटेंड ऑफ लाख रुपए, या पर डे 500 रुपये, और टू दी एक्सटेंड ऑफ 5 लाख रुपए। इस तरीके से वो बहुत सारी पेनल्टीज याद करनी पड़ती थी। कंपनीज एक्ट के अंदर इन्होंने एक आसानी पैदा कर दी हमारे लिए, और उन्होंने एक सेक्शन लेकर आया 479। उसमें इन्होंने बता दिया कि पेनल्टी के स्टैंडर्ड स्केल हुआ करेंगे। पेनल्टी के क्या हुआ करेंगे? स्टैंडर्ड स्केल। और वो स्केल इन्होंने 3 लेवल्स में तोड़ दिए। लेवल या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या 3 होगा। और उसके आगे लिमिट भी बता दी कि अगर लेवल 1 की पेनल्टी कभी लगाई जाएगी तो अप टू 25,000 तक की होगी। अगर पेनल्टी लेवल 2 की लगाई जाएगी तो अप टू 5 लाख तक की होगी। और अगर लेवल 3 की पेनल्टी लगाई जाएगी तो अप टू 100 मिलियन तक की होगी। और पर डे की लिमिट भी साथ में डिफाइन कर दी कि अगर लेवल 1 की पेनल्टी है तो अप टू 500 रुपये, लेवल 2 की पेनल्टी है तो अप टू 1000 रुपये पर डे, और लेवल 3 की पेनल्टी है तो अप टू 5 लाख रुपए पर डे। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आपको कहीं ये लिखा हुआ हो कि इस जुर्म के बदले में लेवल 3 की पेनल्टी इस्टेब्लिश हो सकती है, लेवल 3 की पेनल्टी लग सकती है, तो इसका मतलब यह है कि पर डे 5 लाख रुपए लगेगी, लेकिन मैक्सिमम 100 मिलियन तक जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। पर डे 500 तक की लगेगी लेवल 1 में, लेकिन मैक्सिमम 25,000 तक जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो हमने ये देख लिया कि अगर ऑथराइज कैपिटल की पब्लिकेशन में कोई मिस्टेक होने जा रही है तो कौन से लेवल की पेनल्टी स्टैब्लिश होगी? क्लास लेवल 3 की। पेनल्टी कौन सी होगी? लेवल 1 की। ठीक है जी सर जी।
अगर हमारी 25,000 की लिमिट एग्जॉस्ट हो जाए तो उसके बाद क्या? उसके बाद तो उसके बाद हम लाइक कर सकते हैं गलत काम अब पेनल्टी देखो इस तरह और कोई, पेनल्टी के बगैर। हाँ 25 तक भी तो इतना बड़ा कोई जुर्म भी नहीं है ना, लॉ ने मतलब क्या एक नाम ही पब्लिश नहीं करा ऑथराइज कैपिटल। और वैसे भी पेनल्टी इस तरह जो लॉ में लिखी हुई होती है सारी की सारी इस तरह लगती नहीं है, लेकिन ये प्रोविजन होता है। और ये अभी आप इतना ही समझें कि अगर आपने ये वाली हरकत करी तो ये वाली पेनल्टी इस हिसाब से लग सकती है, लेवल 1 की पेनल्टी होगी, खत्म, इससे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है क्लास? सर ये पेनल्टी SCCP लगाएगा ना? जी जी। हाँ। ठीक है क्लास, हम आगे जी बढ़े? सर। चलो अब हम आगे बढ़े। अच्छा जी, अब हमने पिछली क्लास में ये देखा था कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस हुआ करेगा, और उसको हमने थोड़ा सा देखा भी था प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को। अब हम उसका सेक्शन फिर से पढ़ने जा रहे हैं, और उसके साथ एक चीज़ एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। सर हम ये क्यों पढ़ेंगे? इसलिए पढ़ेंगे, मेमोरेंडम के अंदर हमने देखा था कि ये भी आएगा, वो भी आएगा, वो भी आएगा। तो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस भी मेमोरेंडम के अंदर आया था। उसमें हमने बताया था जब हम कंपनी बनाने गए थे कि हमारी कंपनी का लेट से बिजनेस अगर बिस्किट बेचने का है तो हमारे नाम के अंदर आपको इंग्लिश बिस्किट दिखेगा। अगर हमें चाय बेचने का काम है तो हमारे नाम के अंदर आपको टपाल टी दिखेगा। अगर हमारा काम फिल्म बनाने का है, ड्रामे बनाने का है, तो ARY फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन दिखेगा। ठीक है? अगर हम ऑटोमोबाइल का काम करते हैं तो हमारी उसमें इंडस्ट्रीज ऑटोमोबाइल के नाम भी आएंगे। अगर हमारा बैटरी का काम है तो एटलीस्ट बैटरी भी आएगा। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे नाम में जो हमारा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस होगा हमारे नाम में वो आपको दिखेगा। यहाँ तक हमने पिछली क्लास में देखा था। तो अब सेक्शन 26 जो है, आपको सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको कभी अगर किताब खोलने का मूड हो तो आपको ढूंढना ना पड़े, यानी डायरेक्ट खोलने का मूड हो तो रजिस्टर में लिखना चाहोगे लिख देना, वैसे सेक्शन याद करने की नहीं है। सेक्शन 26 में लिखा है कि अगर आपने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को जब आप रजिस्टर्ड करवाने जा रहे हैं तो आपका एक प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस होगा, यानी जिसकी वजह से आपकी एग्जिस्टेंस पैदा हुई होगी। तो अगर आप प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या करेंगे, मेमोरेंडम में मेंशन कर देंगे। मेंशन कर देंगे इसको अपने मेमोरेंडम में, या फिर और आपका जो नाम होगा वो ऑलवेज कमेंसरेट विद द नेम ऑफ द कंपनी, यानी नाम से नाम के सर दोनों में से जी किसी एक जगह में आना चाहिए जरूर। नहीं 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 नहीं, जो नाम रखोगे वो लाजमी, जो काम करोगे वो लाजमी नाम में झलकना चाहिए और मेमोरेंडम में भी लिख दोगे। ठीक है? ये आपने यहाँ पे आके देख लिया। अब आज जो हम एक्स्ट्रा पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि अगर आपने ये काम करना है और लेट से अब आपका काम चेंज हो गया तो आपने विद इन 30 डेज, यानी अगर आपकी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज होने जा रही है तो विद इन 30 डेज आपने रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है, यानी SCCP को इन्फॉर्म करना है कि हमारा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज हो गया है एक प्रेस्क्राइब फॉर्म में, और वो फॉर्म है फॉर्म 4। यानी लेट से एक कंपनी है जो चाय बनाती है, टपाल टी है। अब वो कह रही है कि अब से वो सिर्फ चाय नहीं बनाया करेगी बल्कि कॉफी भी बनाया करेगी, तो उसके प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज हो गया। अच्छा हम ये देख रहे थे कि अगर हमारा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस हम जो भी है हमारे नाम के साथ होगा। अब ये टपाल टी वाला अगर ये कहता है कि मैंने टी के साथ कॉफ़ी भी रखनी है, तो अब ये क्या करेगा, इसको चाहिए कि जाके रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करेगा कि भाई मेरा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस सिर्फ टी नहीं है, साथ में मैं कॉफ़ी भी बेचूंगा। तो अपने ये जो चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस है, यानी जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का चेंज है या जिसमें एडिशन है, वो 30 डेज के अंदर जाके रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर देगा एक प्रेस्क्राइब फॉर्म के अंदर, यानी फॉर्म 4 के अंदर, कि अब से मैं सिर्फ टी नहीं साथ में कॉफ़ी भी बेचा करूँगा। और ये जो रजिस्ट्रार है जिसको ये बताने गया है वो चाहे तो कंपनी को कह सकता है, आस्क कर सकता है
कि अब तुम अपना नाम भी चेंज कर लो भाई, क्योंकि अब तुम्हारे नाम में सिर्फ टपाल टी अच्छा नहीं लग रहा, टपाल टी एंड कॉफ़ी होना चाहिए, ताकि जो यूज़र है वो धोखा ना खाए। यानी जो यूज़र है वो क्या ना खाए, धोखा ना खाए। क्या यहाँ तक हम साथ हैं क्लास? हाँ यस सर। यस सर। हो गया। अच्छा, नहीं, विद इन 3 days क्या है? विदिन, मिसाल के तौर पे टपाल टी वाले ने आज 13 फरवरी को ये डिसाइड किया कि अब से वो कॉफ़ी भी बेचेगा और उसका सारा सिस्टम सेट हो गया कॉफ़ी का। तो अब वो विदिन 30 डेज ऑफ ये जो बिज़नेस का चेंज है, नेचर का चेंज है, उसके अंदर जाके उसने जाके इन्फॉर्म करना है कि अब से मैं मेरा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिज़नेस सिर्फ ये नहीं है, बल्कि साथ में कॉफ़ी भी है। सर ये 30 डेज ऑफ कंपनी एस्टेब्लिशमेंट के बाद है कंपनी या जब स्टार्ट करना हो? जैसे टपाल टी तो चल ही रही है ना, जी। तो अब मिसाल के तौर पे उसने अपनी लाइन ऑफ बिजनेस चेंज की है ना, एक नया काम लेकर आया। मिसाल के तौर पे बोनेंजा वाला या खाड़ी वाला ये कहे कि अब से अब हम जनरेटर भी बनाया करेंगे, यानी ये इसका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज होने की तरफ है। यही बात समझ आ रही है? तो अब से इन्होंने 30 दिन के अंदर, जी सर। तो 30 डेज ऑफ चेंज के अंदर जाके इन्फॉर्म करना है कि भाई अब मैंने क्या कहते हैं ये काम करना है, सिंपल। जी सर, समझ आ रहा है। अब ये जो और फॉर्म, सर अगर वो साथ में अपना पुराना काम भी लेके चल रहा हूँ? हाँ, इसके लिए अगर आपको याद होगा कि हमने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन देखी थी पिछली क्लास में कि व्हाट इज प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, याद आ रहा है? कि जो सब्सटेंशियल एसेट्स जिसके हों, सब्सटेंशियल एसेट्स हेल्ड, आर हेल्ड और टू बी हेल्ड, याद आ रहा है? और इसकी एक एग्जांपल भी देखी थी बुक से, या सब्सटेंशियल रेवेन्यू अर्न और टू बी अर्न, likely to be earned। और likely to be earned, यानी अगर सर ये प्रिंसिपल, सब्सटेंशियल ऐसे सर अगर मुझे याद नहीं आ रहा। चले मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। देखिए ये ऐसा होगा कि मिसाल के तौर पे टोटल एसेट्स इसके थे 100 रुपए के, ठीक है? अब ये ठीक है। कॉफी के लिए और एसेट्स लेकर आया और लेट से ये 110 के हो गए टोटल, तो 100 टी के थे और 10 कॉफी के हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 110। अब ये प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का चेंज नहीं है, ठीक है? लेकिन सर अगर मेजोरिटी एसेट्स को देखेंगे इस तरह है ना? एसेट्स या रेवेन्यू किसी भी एक बेंचमार्क से कंप्लीट हो जाए तो हम कहेंगे ये प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है। ठीक है सर, समझ गया। सही है? सही है सर सर। अगर हम ये नाम चेंज करते हैं तो हमें जरूरी तो नहीं है ना, मतलब मेमोरेंडम को पूरा नया मेमोरेंडम बनाए पूरा फिर? हमने नाम तो चेंज किया ही नहीं है ना, हमें वो नहीं कहेगा मतलब वो कि ये भाई आलिफ वो साहब चेंज आपके करते भाई ये हैं नाम चेंज प्रिंसिपल नहीं। लाइन। नहीं, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ये अभी मैं वही बताने चला था कि ये यहाँ तक था सेक्शन 26। अब सेक्शन 32 जो है वो कहता है कि आपने अपने मेमोरेंडम को कब कब ऑल्टर करना है। यानी यकीनन ये बात जब आप शुरू में मेमोरेंडम के अंदर लिख कर आए थे कि मेरा नाम ये होगा, मेरा ऑथराइज कैपिटल इतना होगा, मेरा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ये होगा, मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ होगा, मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, मैं अंडरटेकिंग ये देता हूँ। जब आप ये 6 बातें मेमोरेंडम के अंदर लिख कर आए थे पहले दिन, तो अब मेमोरेंडम की ऑल्ट्रेशन की तो एक्टिव हो जाएगी ना साथ में, क्या ख्याल है? यस सर। मेमोरेंडम की ऑल्ट्रेशन के लिए सेक्शन 32 ये कहता है, अब आपने इसको तोड़ तोड़ के मेरे साथ लेके चलना है कि अगर आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का चेंज है, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का चेंज है, तो आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है जनरल मीटिंग में, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है जनरल मीटिंग में और जाके रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर देना कि मैंने स्पेशल रेजोल्यूशन पास की थी और मेरा मेमोरेंडम ऑल्टर करवाने चाह रहा हूँ, और बस अब तुम मेरा ऑल्ट्रेशन कर दो मेमोरेंडम के अंदर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारे लिए बिल्कुल नई बात है कि अगर मेरा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का चेंज होने जा रहा है तो मुझे अपनी कंपनी को एक मीटिंग के अंदर एक रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी जिसका नाम होगा स्पेशल रेजोल्यूशन। सर ये क्या होती है अभी हम समझ लेंगे, लेकिन फॉर द टाइमिंग आप इसको ऐसे समझ लो कि मेजोरिटी लोगों ने कहा था कि हाँ ये वाला काम कर लो,
जब मैंने ये कर लिया तो अब मेरा मेमोरेंडम ऑल्टर होने लगेगा। पहले उसमें टी थी, अब साथ में कॉपी आएगी। तो जो मेरा मेमोरेंडम ऑल्टर करूंगा, उस ऑल्ट्रेशन को, ऑल्टर्ड मेमोरेंडम को रजिस्टर्ड करवाने के लिए मैं 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार के पास जाऊंगा और उसको कहूंगा कि मेरा मेमोरेंडम ऑल्टरेट को आप रजिस्टर कर लो अपने पास। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? तो मैं आगे मजीद समझाऊं इसी के अंदर। Yes, sir. Yes, sir, clear. यस सर। ठीक है सर ये जी। सर एक वो थोड़ा ये स्पेशल रेजोल्यूशन ये 1/3 मेजोरिटी से पास अभी आ होती है? रही है, अभी आ रही है, बिल्कुल अच्छा आएगी, यहाँ हो पहुंची। गया। ठीक है। अच्छा देखें, अब कंपनी की जिंदगी में जब भी कोई फैसला करना हो, कंपनी की लाइफ में जब भी कोई फैसला करना हो, तो यकीनन कंपनी के जो कर्ता धर्ता हैं उन्हीं वही बैठ के आपस में मशवरा करेंगे। क्योंकि कंपनी इटसेल्फ तो कोई चीज़ है नहीं, यानी कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने ही फैसला करना है कि क्या हमने काम करना है कि नहीं करना। जस्ट लाइक हमारे घर में कोई बड़ा इवेंट होने जाता है तो उसकी भी मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। एक तरीका तो ये होता है कि अगर 4 लोग आपस में डिसाइड कर लें तो सब पूरा घर उस पर राजी हो जाता है। लेकिन कुछ फैसले ऐसे होंगे जिसमें घर के मेजोरिटी लोगों को हम देखते हैं कि यार ये हाँ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। सिमिलरली कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसकी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे इवेंट्स आते हैं। अब कंपनी के मुंह में जबान तो है नहीं, और कंपनी के लोग हैं जो इसको चलाने वाले हैं, वो अपनी मर्जी से चलते हैं। तो इसके लिए एक लॉ जब आया है तो लॉ हमें बताता है कि आपने कब जनरल रेजोल्यूशन पास करनी है, यानी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करनी है, या आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी होगी। यानी कंपनी की जिंदगी में जब भी कोई फैसला होने जाएगा तो एक रेजोल्यूशन पास होने जाएगी, यानी सबका कंसेंट लिया जाएगा। वो दो तरीके की होगी, या तो ऑर्डिनरी होगी या स्पेशल होगी। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब यह है कि जिसमें मेजोरिटी हाँ बोल दे। मेजोरिटी से मुराद यहाँ पे ऐसा होगा कि अगर 51% लोगों ने हाँ कह दिया और 49 ने ना कह दिया, और लॉ ने कहा है, और लॉ ने स्पेसिफिकली नहीं कहा कि आपने वहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन लेनी है, सिर्फ इतना कहा है रेजोल्यूशन लेनी है, तो आप मेजोरिटी के फैसले पे वो काम कर लोगे। लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन जब लॉ कहेगा कि लेनी है, जिस तरह अभी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के चेंज के लिए लॉ ने स्पेसिफिकली कहा है कि आपने स्पेशल रेजोल्यूशन लेनी है, तो उसका मतलब लॉ कह रहा है दो बातें होनी जरूरी है। नंबर वन, 75% ऑफ द लोग जो इंटाइटल टू वोट हो, 70% ऑफ द लोग, यानी लॉ में इसको लिखा हुआ है 3/4 ऑफ द पर्सन। लॉ में क्या लिखा हुआ है क्लास, आप लोग जाग रहे हैं? 3/4। हाँ यस Yes, सर। sir. यानी जो इंटाइटल टू वोट हो 3/4 ऑफ द पर्सन, अगर वो लोग हाँ कह दें किसी मामले पर, और उनको एटलीस्ट 21 दिन पहले नोटिस दिया गया हो कि ये वाला फैसला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एटलीस्ट 21 डेज नोटिस। अगर मिसाल के तौर पे कोई यही वाला मामला हो कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करना है, तो जिसके स्टेक होल्डर्स हैं उनको हम 21 दिन पहले नोटिस दे दें, और वो हाँ कह दें मीटिंग में आके, यानी एटलीस्ट 75% लोग हाँ कह दें, तो ऐसे हाँ होने को हम कंपनी की जबान में कहते हैं कि इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाई गई थी। तो लॉ ये कह रहा है कि जब भी तुमने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का चेंज करना होगा, तो तुम एक मीटिंग के अंदर, जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी का मतलब ये है कि कंपनी के मेंबर्स की मीटिंग के अंदर आप एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाइएगा, और वो जाके आप 30 दिन के अंदर ऑल्टर्ड मेमोरेंडम जो आपने अपने हिसाब से ऑल्ट्रेशन कर ली, वो रजिस्ट्रार के पास जाइएगा और उसको कहिएगा कि आप इसको अपने पास रजिस्टर्ड कर लें और हमारा मेमोरेंडम ऑर्डर कर दें, अप्रूव कर दें। क्या यहाँ तक बात क्लियर है क्लास? यस सर। Yes, sir. यस सर। कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है प्लीज। सर ये 75% वाला आप दोबारा से। देखिए मिसाल के तौर पे अभी हमारी क्लास के अंदर कोई 35 लोग हैं, ठीक है? तो अब मैं मिसाल के तौर पे कंपनी की मीटिंग के अंदर कोई 35 लोग थे, या 35 लोग होने चाहिए थे। तो एक तरीका तो ये है कि 35 का अज्यूम करें आप ये 34 है, ताकि आपको इजी हो जाएगा समझाना। तो एक तरीका तो ये है कि 18 लोग एक चीज़ का हाँ कह दें और 16 लोग एक चीज़ की ना कह दें। तो हम कहेंगे कि भाई 18 ने हाँ कह दिया, मेजोरिटी ने हाँ कह दिया, तो हमें ये काम करना है। मिसाल के तौर पर 18 लोग अभी ये कह दें कि क्लास ऑफ कर दें, और 16 लोग ये कहेंगे नहीं करनी चाहिए। तो जनरल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के हिसाब से तो ये होगा कि हाँ यार क्लास ऑफ कर देनी चाहिए, क्योंकि मेजोरिटी कह रही है हाँ ऑफ कर दें। मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन अगर स्पेशल रेजोल्यूशन को अगर हमारी आईयूबीएन ये कह दे कि जब भी ऐसा कोई फैसला करना हो तो तुम स्पेशल रेजोल्यूशन के तहत करना, मेजोरिटी को सिर्फ नहीं देखना। तो स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए मुझे एटलीस्ट 75% ऑफ 34 चाहेगा,
अगर ये 75% लोग हाँ कहेंगे तो मैं क्लास ऑफ करूंगा, और 75% लोग ना कहेंगे तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन ऐसा फैसला करने के लिए कम से कम इनको, क्योंकि ये कोई इंपॉर्टेंट मसला होगा, तभी लॉ ने कहा है कि कम से कम 75% लोगों को देखना। तो एटलीस्ट 21 डेज पहले आप नोटिस दे देना कि 21 दिन बाद हम इस फैसले को लेके बैठेंगे, और आप लोग आइएगा और अपनी अपनी राय दीजिएगा। क्या तक बात क्लियर है? जी क्लास, क्या आपको आवाज आ रही है? बात क्लियर है? हेलो। जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सॉरी, नेट शायद आगे पीछे हो गया था। तो मैं आपको ये समझा रहा था, आप लोग कहाँ तक मुझे सुन पाए थे पहले ये बता दें, तो मैं इसको कंटिन्यू कर लूँ। जी क्लास, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आप लोग कहाँ तक मुझे सुन पाए थे बता दें तो मैं इसको कंटिन्यू करूँ प्लीज़। जी, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, हम लोग कहाँ तक, आप लोग मेरे साथ थे तो बता दें, मैं वहीं से कंटिन्यू कर लूँ। ये समझ आ गई थी 34 लोगों वाली मिसाल? जी क्लास, 34 लोगों वाली मिसाल समझ आ गई थी? हेलो। हेलो, आपको आवाज़ आ रही है सबको? मुझे आप में से किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही, तो आप लोग प्लीज़ चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है। मेरे स्पीकर्स ऑन है जनाब। जी, अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, sir. अच्छा, आप Yes, लोगों ने sir. जो यस करा है कि सर। मेरा माइक ऑफ था, वो मैंने अपने दूसरे सिस्टम से अपने आप को कनेक्ट किया हुआ था कि मैं आपकी चैट पढ़ सकूं, तो वहां से आपको ऑफ दिख रहा होगा, ये ऑन ही है। बाकी आवाज़ बीच में क्यों आगे पीछे होती है मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं कहाँ तक पहुंचा था ये बता दें ताकि हम इसको कंटिन्यू कर लें। सर मैंने ये 75% वाला आपसे बोला था, दोबारा जी समझा जी, दें। मैं ये बता रहा था कि देखें, 75% से मुराद ये है कि लेट से अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि क्या क्लास ऑफ करनी है, तो आप लोग कहें यस सर ऑफ कर दें। तो एक तरीका तो ये है कि अभी हम 34 लोग मौजूद हैं, तो 18 कहें कि ऑफ कर दें और 16 कहें कि ना करें, तो हम 18 की बात मान लें और क्लास ऑफ कर दें। लेकिन जहाँ आईओबीएम ये कहते हैं कि कभी ऐसी कोई नौबत आ जाए तो आपको क्या करना होगा, आपको 75% वाली क्वांटिटी पूरी करनी होगी एटलीस्ट। तो अब हमें 75% ऑफ 34 की अप्रूवल चाहिए क्लास ऑफ करने के लिए, नंबर वन। और नंबर टू, उनको क्योंकि कोई बड़ा मसला है तभी 75% की बात आई है, तो उनको मैंने एटलीस्ट 21 दिन पहले एक नोटिस भेजा हो कि हम ये वाला मैटर डिस्कस करने जा रहे हैं इस मीटिंग में, और हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी होगी। अगर वो आएंगे और एटलीस्ट 75% लोग मान जाएंगे तो ओके फाइन।
और नहीं मानेंगे तो हम ये वाली रेजोल्यूशन को पास नहीं करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको सर ये 21 डेज दोबारा समझा दें। अरे बाप रे, ये कौन है यार? अच्छा, 21 डेज का मतलब ये है कि आपने 21 दिन पहले इन लोगों को एक कागज़ भेजना है, कागज़ में कुछ लिखा हुआ भेजना है कि 21 दिन के बाद हम ये वाला मैटर डिस्कस करने जा रहे हैं और आप लोग आइएगा, यानी इट्स फॉर्म ऑफ अ इन्विटेशन। सही है सर, थैंक यू। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, ये 21 दिन वाली जो रिक्वायरमेंट है, इसके अंदर एक प्रोवाइज़ो भी है, यानी इसको आप अगर फॉलो नहीं कर सकते, यानी किसी मीटिंग में अगर लोग बैठे हुए हैं मेंबर्स और कोई ऐसा मैटर है जिसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए और उसमें अगर 75% लोग वोट दे देते हैं तो 21 दिन वाली नोट रिक्वायरमेंट वेव हो जाएगी। ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के हवाले से मामला हो गया ख़त्म। हमने इसमें ये देखा कि अगर मेरा कोई प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस हो और मैं उसको चेंज करने जा रहा हूँ, तो पहला काम तो मैंने ये करना है कि विद इन 15 डेज़ मैंने जो चेंज किया है उसके अंदर मैंने रजिस्ट्रार को जाके बता देना है, विद इन 13 डेज़ जाके रजिस्ट्रार को बता देना है कि मैं इसको चेंज करने वाला हूँ, मैं इसको चेंज कर चुका हूँ, और एक फॉर्म जमा करना है विच इज़ फॉर्म 4। लेकिन क्योंकि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का हिस्सा था और मैंने इसकी वजह से लॉ ये कह रहा है कि आपको मेमोरेंडम भी ऑल्टर करना है, तो अब आप एक काम कीजिएगा, ऑल्टर मेमोरेंडम भी रजिस्ट्रार के पास लेके जाइएगा 30 दिनों के अंदर और उससे कहिएगा कि इसको भी अप्रूव कर दे और इसको भी अपने पास रजिस्टर कर ले, ताकि मेरे ये मेमोरेंडम भी अपडेट हो जाए और एक तरीके से जो कम्युनिकेट करना था रजिस्ट्रार को, ये मामला भी पूरा हो जाए। ठीक है जी। यहाँ तक आप साथ हैं? आपको आवाज़ आ रही है? Yes, sir. यस सर सर। अच्छा, तो आज हमने 2 चीज़ें पढ़ ली। अगर ऑथराइज़ कैपिटल तुम कहीं पे भी जाकर अपने आप को ऑथराइज़ पब्लिश करने वाले हो किसी भी स्टेटमेंट में, नोटिस में, एडवर्टाइज़मेंट में, तो तुमने ये भी साथ में करना है कि अपना पेड अप कैपिटल भी प्रोमिनेंटली इसको पब्लिश कर देना, ताकि तुम्हारी ये दोनों चीज़ें साथ-साथ दिखा करें। अगर तो ऐसा ना किया तो लेवल 1 की पेनल्टी के लिए तैयार रहना। ठीक है जी। और लेवल 1 की पेनल्टी क्या होती है ये हमें बिल्कुल भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें इतना याद रहना चाहिए कि पेनल्टी लेवल 1 की यहाँ पे लगेगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम करने जा रहे हैं आगे, कुछ आगे बात करते हैं इसके अंदर। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर ये भी बात याद रखी जाए कि अगर एक कंपनी कोई स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, तो वो सिर्फ मिसाल के तौर पे टपाल टी वाला कह रहा है कि मैं साथ में लीजिंग का बिजनेस भी करने को जाना चाह रहा हूँ, तो इसके अंदर सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि आप फॉर्म 4 जमा करा दो और कहो कि मेरा काम हो गया, क्योंकि लॉ ने तो ये कहा था कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस जब चेंज करो तो आके मुझे बता देना और वो बस तुम्हारे नाम से भी एडजस्ट होना चाहिए। नहीं, अगर कोई स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ बिजनेस होगा तो जाकर तुमने अगेन वो लाइसेंस लेके पहुंचना होगा अपने रजिस्ट्रार के पास, इसके बगैर तुम्हारा काम नहीं चलेगा। सिमिलरली अगर कोई प्रोहिबिटेड बिजनेस है, कोई इलीगल बिजनेस है जिसको लॉ मना कर रहा है करने से, और तुम कहोगे अगेन बस मैं ये करने जा रहा हूँ और सिर्फ इंटीमेशन की ज़रूरत थी, तो यहाँ पे वैसा भी नहीं चलेगा। यानी तुम्हारा काम वैसा ही होना चाहिए कि या तो स्पेशलाइज नेचर का भी ना हो और दूसरा इलीगल भी ना हो। ठीक है क्लास, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब तीसरा हमारा जो आज का मैटर है वो है रजिस्टर्ड ऑफिस का। रजिस्टर्ड ऑफिस के हवाले से, रजिस्टर्ड ऑफिस के हवाले से हमने ये पढ़ा था अब तक कि अगर मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस होगा और वो मैं अपने मेमोरेंडम में बताया करूँगा कि मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस का प्रोविंस ये वाला है। अब रजिस्टर्ड ऑफिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। हमने पिछली क्लास में ये भी देखा था कि क्या रजिस्टर्ड ऑफिस हेड ऑफिस ही होगा, ज़रूरी है? तो द आंसर इज़ नो। रजिस्टर्ड ऑफिस वो ऑफिस होता है जो आप देते हैं कि आपको लेटर वगैरह रिसीव हो, यानी कंपनी से कुछ डिस्कशन करना हो, कोई लेटर भेजना हो, कोई नोटिस भेजना हो, कोई एड्रेस कंपनी को करना हो, किसी हवाले से कोई कम्युनिकेशन करनी हो, तो आप अपना एक एड्रेस देते हैं जिसको हम कहते हैं रजिस्टर्ड एड्रेस, यानी रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। तो अगर आपने रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी चेंज करना है, यानी मिसाल के तौर पे आपका पहले कराची में ऑफिस था, अब आप चाह रहे हैं कि मैं इसको लाहौर शिफ्ट कर दूँ, या आप चाह रहे हैं कि मेरा कराची में ऑफिस था और अब मैं इसको हैदराबाद में शिफ्ट कर दूं, तो दोनों के मामला अलग अलग होंगे। ठीक है जी। तो अगर मेरा काम सिर्फ ये है कि मैंने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, तो मैंने कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसके चेंज करने के बाद रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना है।
पहला काम तो मैंने ये करना है। दूसरा कि अगर मेरा सिर्फ शहर एक ही सूबे के अंदर चेंज आया है, अगर मेरा एक ही सूबे के अंदर चेंज आया है, तो जैसे पीछे मैंने स्पेशल रेजोल्यूशन पास की थी, तो यहाँ पर अगर मेरा सूबा चेंज हो रहा है तो स्पेशल रेजोल्यूशन तो मैंने पास कर दी है। लेकिन अगर एक ही सूबे के अंदर मेरा सिर्फ शहर चेंज हो रहा है तो मैंने स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करनी, पहली बात। दूसरी बात कि मैंने ये जो चेंज लाना मैं चाह रहा था उसको मैं चेंज करने के बाद 15 दिनों के अंदर विद इन 15 डेज रजिस्ट्रार को मैंने इन्फॉर्म करना है एक फॉर्म के अंदर जिसका नाम है फॉर्म 21। मैं इसको फिर से बता रहा हूँ। अगर मेरा किसी भी नेचर का चेंज हो वो मैंने रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है। ये भी हम नोट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हमें मिल जाएगा, तो आपको ऐसा नहीं है कि रीडिंग पे भी हो जाएगी। अगर मैंने चेंज करना है नॉर्मल तो मैं रजिस्ट्रार को विद इन 15 डेज के अंदर फॉर्म 21 जमा करा दूंगा कि मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर दिया है। लेकिन अगर मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस का चेंज ऐसा है जो एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस जा रहा है तो उसके लिए मुझे स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करनी पड़ेगी। अच्छा, पीछे हमने देखा था कि अगर मेरा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज हो रहा है तो मैंने स्पेशल रेजोल्यूशन पास की और ऑल्टर्ड मेमोरेंडम लेके मैं पहुंच गया रजिस्ट्रार के पास और मैंने उसको कहा कि इसको रख लो। लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन इन केस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस होगी तो मैंने सबसे पहले ये कमीशन के पास जाना पड़ेगा, यानी एससीसीपी के हेड ऑफिस जाना पड़ेगा और उसको ये एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। और ये अगर अप्रूव कर देगा, यानी अप्रूवल ऑफ कमीशन इज नेसेसरी इन दैट केस, अप्रूवल ऑफ कमीशन इज नेसेसरी। अगर इसने हाँ कह दी तब जाके फिर जो ये मुझे अप्रूवल की कॉपी देगा, जो ऑर्डर देगा, फिर जाके मैं मेमोरेंडम ऑल्टर्ड रजिस्ट्रार के पास जमा कराऊंगा विद इन 30 डेज। इसको मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, इसमें एक स्टेप ज़्यादा था, प्लीज़। सही है। 15 डेज की क्या आपने डेडलाइन मैं बता रखी रहा है हूँ, फॉर्म 21 की? देखें सबसे पहले तो ये होगा कि हमने डिसाइड कर लिया कि हमने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, ठीक है। तो 15 दिनों के अंदर चेंज के अंदर मैंने क्या करा, मैंने रजिस्ट्रार को एक फॉर्म जमा करा दिया और उसको कम्युनिकेट कर दिया कि भाई मेरा दफ्तर या ऑफिस का एड्रेस चेंज हो चुका है, ठीक है। नॉर्मल चेंज मैंने उसको कम्युनिकेट कर दिया। लेकिन चूंकि लॉ ये कह रहा है कि ये तुम्हारा सिर्फ अपना ज़ाती मसला नहीं था बल्कि तुम्हारे मेमोरेंडम का चेंज भी है साथ में। मेमोरेंडम के अंदर एक क्लॉज था ना रजिस्टर्ड ऑफिस का, तो अगर साथ में मेमोरेंडम का चेंज भी वर्कआउट होने जा रहा है, इसके लिए तुम स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करना और कमीशन से अप्रूवल भी लेना। जब वो अप्रूवल दे दे तो मैम ऑल्टर्ड मेमोरेंडम रजिस्ट्रार के पास लेके पहुंच जाना और उसको कहना कि इसको अपने पास रजिस्टर कर लो। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर ये था कि बस स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना और डायरेक्ट रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाना। लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर ऐसा नहीं है। रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर पहले कमीशन से अप्रूवल भी लेनी है और फिर रजिस्ट्रार के पास जाना है। क्या यहाँ तक हम साथ हैं क्लास? सर फॉर्म 21 बता दें। यस सर। फॉर्म 21 जब मैं चेंज करूंगा, अपना एड्रेस चेंज करूंगा, तो एक तो देखें दो कम्युनिकेशन हो रही है ना। एक कम्युनिकेशन तो यहाँ पे ये हो रही है फ्रॉम फॉर्म 21 कि मैं इंटीमेट कर रहा हूँ कि मैंने दफ्तर चेंज कर लिया है। दूसरा मैं साथ में अप्रूवल लेने के लिए भी अप्लाई कर रहा हूँ मेमोरेंडम के चेंज की। तो ये अलग चल रही है कहानी, ये वाली, और ये अलग चल रही है। ठीक है क्लास, यहाँ तक हम साथ हैं? हाँ यस सर। सही है। अच्छा, अगर इसमें भी कोई गलती करी है करने वालों ने तो उनके ऊपर भी पेनल्टी 1 ही अप्लाई होगी, कंपनी पे भी और कंपनी के ऑफिसर पे भी। अच्छा जी, सर अगर हम ऑफिस चेंज कर रहे हैं प्रोविंस के अंदर ही किसी सिटी में तो जैसे, कुछ भी नहीं तो करना। हमें तब भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा? नहीं नहीं, फिर नहीं करना होगा। ओके। फिर से 21 सर कंपनी का ऑफिसर कौन है? कंपनी का ऑफिसर की एक पूरी डेफिनेशन है। आप अभी सिर्फ ये समझें डायरेक्टर, एम्प्लॉय नहीं होगा, सही। ठीक है जी। क्लास यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें। सर अगर शहर के अंदर चेंज करना हो तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होगी? नहीं, रेजोल्यूशन ही नहीं होगी ना, बस नॉर्मल जाके आपने उसको बता देना है, एक नॉर्मल रेजोल्यूशन पास करके फॉर्म 21 जमा करा देना है। मेमोरेंडम के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कमीशन की अप्रूवल के लिए नहीं जाना, ठीक है। ओके।
सर विद इन सिटी के लिए ये ये 15 डेज की लिमिट अप्लाई होगी? हाँ, ये तो होगी ना। अच्छा, ये कंपलसरी है। ओके जी सर, थैंक यू सर। वेलकम। ठीक क्लास, यहाँ तक हम साथ हैं। यस सर। यस यस सर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं नाम के हवाले से। नेम क्लॉज जो एक हमारा था, अच्छा, नेम क्लॉज के हवाले से कंपनीज एक्ट के अंदर बहुत सारी गाइडलाइंस दी हुई है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि एक खुला हुआ है दिल पसंद और एक खुला हुआ है न्यू दिल पसंद। ठीक है, अगर आपने ये ऑब्जर्व किया हो कि यहाँ पर ऐसा भी है, ऐसा किसी ने ऑब्जर्व किया? यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। अब मुझे इनका कॉर्पोरेट स्टेटस तो नहीं पता दोनों का। अगर दोनों कंपनीज हैं, यानी दोनों कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, कंपनीज से मुराद अब हमें पता है, हम पहले दिन से समझते आ रहे हैं कि कंपनी किसको बोलते हैं, तो शायद ये कंपनीज एक्ट तो इन दोनों को यानी दूसरे वाली को रजिस्टर्ड ना करता। सही। अभी हम नाम के सेक्शंस पढ़ने जा रहे हैं तो आपको क्लियर भी हो जाएगा कि क्यों इसको अप्रूव ना करता, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर फिर भी कोई ऐसा काम करता है तो एक एक्ट है हमारे मुल्क में, कंपटीशन एक्ट। उसके अंदर ये है कि अगर कोई इस किस्म की हरकतें कर रहा है तो आप उसकी वेबसाइट पे जाएं, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, तो वहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे केसेस मिलेंगे जिसमें कोई जिस तरीके से, मिसाल के तौर पे कोई ऐसा सर्फ बना दे कि वो बोले इसमें एक भी दाग नहीं बचता और सब साफ़ हो जाता है, तो इस किस्म की भी आपको वहाँ पर अपील्स मिल जाएंगी, एप्लीकेशंस मिल जाएंगी। तो इस किस्म की फेक या बहुत ज़्यादा हाई लेवल की मार्केटिंग की जाती है। तो इस अगर कोई दिल पसंद और न्यू दिल पसंद अगर कंपनी नहीं है तो ऑब्वियसली फिर ये इसका डोमेन नहीं होगा जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर ऐसा किसी को मिलता है और किसी की फेम पे डिसरिस्पेक्ट आती है तो उसके लिए अलग फॉरम भी मौजूद है। ये सिर्फ एडिशनल बात इसलिए बताना थी कि अगर आप में से कोई ऐसा सवाल करता तो उसको ये पता होना चाहिए। हाँ, अगर कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं तो नाम की वजह से उनको अप्रूवल नहीं मिलेगी। ठीक है जी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो नेम क्लॉजेस के लिए हम जो सेक्शन देखेंगे वो भी हम लिख रहे हैं थोड़ा सा, तो आप लोग भी मेरे साथ नोट कर लीजिए, फिर हम उसको पढ़ते हैं। सबसे पहला इसके अंदर जो हमारे पास है वो है, हमारे पास जो नेम के लिए है वो है प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन नेम्स, यानी कुछ नाम ऐसे हैं जो लॉ ने मना किया है कि तुम नहीं रख सकते। ठीक है, फिर हम इसके अंदर हम देखेंगे कि चलो अगर गलती से रख भी गया तो उसकी रेक्टिफिकेशन का क्या मामला होगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ सर आप स्क्रीन पर कुछ लिख रहे हैं या Sorry? नहीं? सर आप स्क्रीन पर तो कुछ काम नहीं कर रहे ना, बिकॉज हमारे पास स्क्रीन वही रजिस्ट्रार ऑफिस वाली अभी तक शो हो रही है। अच्छा, मैं तो कर रहा हूँ। अब आ रही है सही स्क्रीन? नो सर। नो सर। नो सर। चलो मैं इसको फिर से रिप्रेजेंट करके देखता हूँ। जी, अब क्या स्टेटस है बताइए। यस सर, यस अच्छी सर। आ रही है। ये आ रही है, शुक्र है। अच्छा बता दिया आपने। तो नेम क्लॉजेस के अभी हम सेक्शन लिखने जा रहे हैं। कुछ इस पर बात लिखते हैं, इसके बाद इसको एक साथ समराइज करके समझते हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिए। नेम क्लॉजेस में सबसे पहले हम देखेंगे प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन नेम्स। कुछ नाम ऐसे हैं जो लॉ ने बताएं कि तुम नहीं रख सकते। फिर रेक्टिफिकेशन, अगर रख ही लिया है गलती से तो क्या करोगे। फिर वो कहता है कि अगर कंपनी का नाम को भी जिंदगी में चेंज करना हो तो उसके लिए भी कुछ बातें हैं जो उसने बताई हैं, चेंज ऑफ नेम ऑफ अ कंपनी। और इसके बाद अगर नाम चेंज किया है तो उसको रजिस्टर भी कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज ऑफ नेम एंड उसका इफेक्ट हियर ऑन। यहाँ तक आप लोग नोट करें।
मतलब मैं इस पर और भी लिखूंगा कुछ। सेक्शन इसका है 10, इसका है 11, इसका है 12 और इसका है 13। इसके अंदर ये कहता है कि कुछ नाम तो जो है सबसे प्रोहिबिटेड, यानी आप नहीं रख सकते। तो कुछ नामों के लिए प्रायर अप्रूवल के साथ रख सकते हो। यानी ऐसा नाम जो आइडेंटिकल हो, रिसेंबल हो या इनअप्रोप्रिएट हो या डिसेप्टिव हो या फिर ऑफेंडिंग सस्पेक्टेबिलिटीज हो। आप नोट कर रहे हैं ना साथ में? सर ये S11 पे क्या लिखा है? S11 एक बस का नाम है। सर्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ प्रायर अप्रूवल आपको कब तक लेनी होगी? अगर कोई पैटर्न या कोई स्पेशलाइज्ड बिजनेस है, बिजनेस सर ये इनएप्रोप्रिएट के नीचे क्या लिखा है प्रोहिबिटेड में? कहाँ पे? डिसेप्टिव हो, धोखा हो उसके अंदर, नाम के अंदर। शायद किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लो। जी, यहाँ तक आपने नोट कर लिया? जी क्लास। सर ये प्रायर अप्रूवल के नीचे रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है प्रायर अप्रूवल? प्रोहिबिटेड के बराबर में। प्रोहिबिटेड के बराबर में सबसे पहला है पैट्रोनेज, दूसरा है बिजनेस रिक्वायर्ड लाइसेंस, तीसरा है कनेक्शन विद फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सही प्रोहिबिटेड में लास्ट। सॉरी सर थोड़ा राइटिंग देख लो प्लीज। जी, राइटिंग देख रहा हूँ, अच्छी है। सर प्रोहिबिटेड में लास्ट में क्या लिखा है? ऑफेंड रिलीजियस। ऑफेंड रिलीजियस ससेप्टेबिलिटीज। सही। ये सर ये रेक्टिफिकेशन वाले में पहला क्या लिखा है? फ्रॉम ओन, खुद से।
अच्छा, आप लोगों का ये जो सेमेस्टर 2 है, इसमें डाउट के कितने पेपर होते हैं? सर इन टोटल 8 हैं, तो जितने पिक करना चाहें कर सकते हैं। ये जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं, इसमें कितना है, मतलब नॉर्मली कितने लोग कितना अडॉप्ट करते हैं? सर आपका सवाल समझ नहीं आ रहा लॉ के पेपर रिलेटेड। जैसा आप लोग करते हैं ना, अभी आपने कंपनी लॉ उठा लिया, तो अभी और साथ में क्या क्या उठाया जाता है? डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स हम पिक कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। सर लॉ का भी एक ही उठाए हैं। सर कोर्स कैटलॉग के हिसाब से होता है वैसे। ये कौन फंसी भाई थे? जी सर। आपके आवाज याद हो गई। अच्छा, यहाँ तक नोट कर लिया भाई आप लोगों ने? यस सर। जी सर। जबरदस्त। चलें जी, अगर आप लोगों ने बिल्कुल एंटर नोट कर लिया तो उसको पढ़ना शुरू सर अभी तो आपने लिखना खत्म किया, 2 मिनट तो रुके करें। हैं। आप तो ब्रेक कब मिलेगा? यार ब्रेक भी बस हम 4:30 बजे वॉक कर देंगे, एक ही साथ वॉक कर देंगे। बेहतरीन सर। आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा 7:30 बजे। ऐसे मुझे अंदाजा है ये थोड़ा सा खुश सब्जेक्ट है, लेकिन बस मैं क्या कर सकता जी सर। सर प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन नेम्स के नीचे क्या लिखा हुआ है सबसे? हूँ। ये सबसे नीचे लिखा हुआ है इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, ये एनी क्वेश्चन अराइजेस, एससीसीपी डिसीजन इज फाइनल। ओके सर। तो वैसे आपका ये फाइनल 15 हफ्ते इसके पूरे कब होने वाले हैं? रमजान या ईद आ जाएगी, क्या सीन होगा? सर 9 सर मई से सेमेस्टर पहले एंड की बात कर रहे हैं? पेपर्स तो रमजान में होते हैं। मई के फर्स्ट वीक तक हमारी क्लासेस हैं, उसके बाद फाइनल्स होंगे। 9 to 10 मई तक हो जाएगा सर। मई के फर्स्ट वीक का मतलब ये हो गया कि रमजान के आखिरी अशरे में आपके पेपर होंगे या ईद के फौरन बाद होंगे? यस सर, रमजान के लास्ट में। मई के फर्स्ट तक जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। सॉरी, मई के फर्स्ट तक जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। मई के फर्स्ट तो रमजान फर्स्ट का वीक आखिरी अशरा होगा ना? आखिरी अशरे तक है सर। तकरीबन आखिरी अशरा होगा। चले, तो मेरे ख्याल से आज तो चांद हो ही जाएगा, इसमें ख्याल नहीं है, कल ख्याल था। आप लोग फिर रमजान की भी तैयारी पकड़ लें साथ साथ, अच्छा टाइम होता है, ये 2 महीने होता है हमारे पास। और बस सर रमजान में पेपर्स की तैयारी नहीं होती इंशाल्लाह। पेपर्स तो हो जाते हैं यार, यूनिवर्सिटी के पेपर में क्या हल है, जो पढ़ाया वही आएगा, वही आता है ना नॉर्मली। नहीं सर, आता तो वही है वहाँ पे, पर रमजान में पढ़ाई नहीं हो पाती रोजे की वजह से। मुश्किल हो जाती है थोड़ी, सही बात है, लेकिन टाइम मैनेज अगर आप कर रहे हैं तो हो जाती है। तो रमजान में मुझे याद पड़ता है मैंने कोई 10 घंटे भी पढ़ा तो हो जाती है अगर आप पढ़ें तो। ये भी तो किया, उसमें तो पढ़ना ही पड़ता है, हमारी डिग्री में नहीं पढ़ना।
आप हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। रमज़ान की भी तैयारी कर ले थोड़ी बहुत अभी से, ताकि आपको फिर उस वक्त आसरा हो कुछ पहले से ही हुआ होगा सब। चले जी, अब इसको पढ़ ले थोड़ा सा, अगर आप लोग रेडी हो तो। यस सर। यस सर। चलिए जी। तो सबसे पहला काम तो ये था कि जब हमने उस दिन देखा था कि अगर हम कंपनी बनाने जाना चाह रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला काम क्या होगा क्लास, हमने नाम रखना। नाम रखना होगा। तो जब नाम रखना होगा तो देखें नाम पर कितनी सारी बातें लॉ ने बताई हुई हैं कि जब नाम रख रहे हो तो ये भी देख लेना, ये भी देख लेना, अगर गलत रख दिया है तो सही करवा लेना, खुद से सही नहीं करवा रहे और पकड़ में आ गए तो भी सही कर लेना। चलो वैसे ही कभी ज़िंदगी में नाम चेंज करना हो तो ये वाली एक्सरसाइज भी कर लेना। और जब नाम चेंज हो जाए तो जाके एक सर्टिफिकेट ऑफ ऑल्टर्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ले लेना, और 90 दिनों के अंदर अपने नाम के साथ पुराना नाम जरूर इस्तेमाल करना। ये कुछ लॉ की पूरी सीक्वेंस है जो अभी हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले लॉ ये कहता है कि कुछ नाम ऐसे हैं जो आप नहीं रख सकते, यानी प्रोहिबिटेड है। पहला तो वो कहता है कि कोई आइडेंटिकल नाम हो जो कोई रिजेंबल करता हो पिछले किसी कंपनी के नाम से। मिसाल के तौर पे कोई भी कंपनी का नाम आप में से मुझे बता सकता है, तो कोई भी ऐसे ही बता दो जो मतलब सब उसको जानते हो। कोई नाम बताया आपने से कोई, या मैं बता दूं? इंडस मोटर्स। इंडस मोटर्स जी। हेलो जी, ये नाम बता रहे थे आप, प्लीज बताएं। जी सर। इंडस मोटर्स। एंग्रो फूड्स, ठीक हो गया। ये नेशनल रिफाइनरी मिसाल के तौर पे हमने एक नाम पसंद कर लिया ना। अब ये देखें, अगर कोई आज नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड या नेशनल रिफाइनरी 2 लिमिटेड करके खोलना चाहे, तो लॉ ये कहेगा कि भाई ये नाम एक्सेप्टेबल नहीं है। या दी नेशनल रिफाइनरी करके चाहे तो भी नहीं हो सकता, या अल नेशनल रिफाइनरी करके चाहे तो भी नहीं कर सकता, द न्यू नेशनल रिफाइनरी करके चाहे तो भी नहीं कर सकता। तो अब ये मैं सब कहाँ से बता रहा हूँ, ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पे तो ये कह रहा है कि आइडेंटिकल हो या रिजेंबल हो। बाकी जब कंपनी बनाने जाते हैं तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन की अपनी कुछ एक रेगुलेशन है, उसके रेगुलेशन नंबर 4 में उसने ये सब बताया हुआ है कि तुम नाम के साथ अगर इतनी सी भी छेड़छाड़ी करोगे और कहोगे कि ये मैंने अपनी मर्जी से कोई नया नाम में लिख कर आया हूँ, तो हम उसको वैसा ही समझेंगे कि ये वही है। यानी मिसाल के तौर पर कोई इस्माइल इंडस्ट्री नाम की अगर कोई कंपनी होती और कोई जाके ये कहता कि अब हम इस्माइल इंडस्ट्रीज के नाम से खोलना चाह रहे हैं, यानी IES लगा के खोलना चाह रहे हैं, तो लॉ ये कह रहा है ये भी प्रोहिबिटेड है। इसकी वजह यह है कि खाली इसको सिंगुलर को प्लूरल करने से मैं इसको नहीं मानूंगा। इस पर काफ़ी डिटेल गाइडलाइंस मौजूद है, मगर क्योंकि हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, इससे एग्जाम्पल्स की हद तक ही मैं आपको समझाऊंगा, और वो आपने इस तरीके से नोट कर लेनी है कि अगर आपको मैं केस स्टडी दूँ या सिनेरियो बना के दूँ तो आपको पता हो कि इसका आंसर कहाँ बिठाना है। क्योंकि देखिए, जब अगर मिसाल के तौर पे मैंने आपको एक केस बना के दिया कि दिलपसंद लिमिटेड, ठीक है, तो एक बिजनेस चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और कुछ लोग हैं जिन्होंने मिलकर चाह के न्यू दिलपसंद बनाना चाहें, और उनका ये आर्ग्यू है कि ये जो द वर्ड न्यू है ये एक नई कंपनी का नाम होगा। तब आपका आंसर के अंदर लॉ आप क्या पसंद करेंगे? लॉ आपने ये नहीं कहना कि कुछ नाम लॉ ने मना किए हुए हैं, आपने यहाँ पे कहना है कुछ वो वाले नाम लॉ ने मना किए हुए हैं आप नहीं रख सकते, जो रिजेंबल हो, जो आइडेंटिकल ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनीज हो, ये आपने लॉ पिक करना है। मेरी बात समझ आ रही है? जो मेरे साथ अब तक पेपर देते आए हैं उनको ये बात बहुत सिंपल से समझ आ रही होगी कि लॉ की पिकिंग से मेरी क्या मुराद है एटलीस्ट। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये मना कर दिया लॉ ने, आपने ये कहना है कि लॉ वो बात मना कर रहा है कि रिजेंबल ना हो, आइडेंटिकल ना हो, और ये न्यू लगाने से इसको कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। या दिलपसंद को अल दिलपसंद कर दे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और सो ऑन, उस तरीके से ये धोखेबाजी नहीं चलेगी। क्या बात समझ आई क्लास? सर तो जैसे बैंक होता है, जैसे बैंक का हबीब है, हबीब बैंक है, हबीब मेट्रो है, तो इसके नाम पे जो चेंजेस है, हबीब तो कॉमन है ना? नहीं, तो हबीब तो कॉमन है, मगर बैंक अल हबीब है, और दूसरा क्या नाम बताया? हबीब मेट्रो हबीब है, बैंक लिमिटेड हो गया, और बिल्कुल अलग है। और HPL हो गया। हो सकता है ये ग्रुप ऑफ कंपनीज की बैंक हो, मुझे इनका आइडिया नहीं है, वैसे लॉ उसको मना कर देता है, इतना मुझे पता है, मना हो ग्रुप ऑफ नहीं ओनर्स तो अलग है जहाँ तक मुझे पता है अलग इनके। अलग दिखते हैं ना। मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है ना बैंक का जो भी है, और बैंक का अपना लॉ भी है, बैंकिंग ऑर्डिनेंस 1962, हो सकता है वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ हो एक्सेप्शन के तौर पे,
क्या हो सकता है उसका जो अपना अप्रूवल है विंग वो उसको अलाउ कर देता हो, अगर उसके बाद इसलिए जस्टिफिकेशन हो तो। ओके सर। ठीक है। अच्छा, या तो आइडेंटिकल हो या रिसेंबल हो, और इसकी काफ़ी लंबी चौड़ी गाइडलाइंस हैं, मतलब भी एक टाइम मिलेगा तो मैं आपको वो कागज़ भी दिखवा दूंगा, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। लेकिन आपके कोर्स में नहीं है और आपका शायद प्रैक्टिकल भी उससे इतना पाला नहीं पड़े। आप किसी दिन विजिट करने जाएगा तो वो कहेगा मुझे कंपनी रजिस्टर्ड करानी है, तो ये पढ़ने से आपको एक आइडिया होगा। कंपनी तो आप खुद रजिस्टर्ड करोगे नहीं, ना कर सकते होगे, आपको कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो आपको गाइड भी कर देगा। लेकिन इतना आइडिया आपको जो पता लग रहा है दैट इज इनफ। दूसरा ये है कि, लेकिन आपका सवाल अच्छा था, आई अप्रिशिएट। दूसरा ये है कि इनअप्रोप्रिएट ना हो, या वो कह रहा है कि डिसेप्टिव ना हो। मिसाल के तौर पर कोई खोल दे हलाल शुगर एंड कंपनी, या कोई कह दे कि शुगर फ्री शराब एंड कंपनी, तो ये सारे डिसेप्टिव है, इनअप्रोप्रिएट है, या किसी की रिलीजियस ससेप्टेबिलिटी को वो तंग कर रहे हैं, तो ये सारे नाम तो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे और ये बिल्कुल सिरे से मना कर दिए गए। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिसके लिए वो कह रहा है कि आपको प्रायर अप्रूवल ऑफ कमीशन लेनी पड़ेगी। अगर उसको ये बात समझ आ गई कि आप ये नाम क्यों पसंद कर रहे हैं और आप ये क्यों रखना चाह रहे हैं, तो वो आपको अलाउ कर देगा। यानी कोई हेड ऑफ स्टेट का पैट्रोनेज हो, यानी मिसाल के तौर पे कोई अपनी कंपनी का नाम ये रखना चाहे कि अल्ताफ हुसैन एंड कंपनी, या वो ये रखना चाहे कि कायदे आजम एंड कंपनी, या लियाकत अली खान एंड कंपनी, तो उसके उससे पूछा जरूर जाएगा कि नाम क्यों रखना चाह रहे हो, और अगर कमीशन को ये बात समझ आई तो वो उसको अप्रूव कर देगा। या कोई आपका बिजनेस रिक्वायर स्पेशल बिजनेस होता है जिसके लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, वही बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, क्रेडिट रेटिंग कंपनी हो गया, अगर आप ऐसा कोई नाम रखना चाह रहे हैं और वो नाम इन पर्टिकुलर बिजनेसेस के लिए अवेलेबल है, तो अगेन आपसे पूछा जाएगा कि आप ये नाम क्यों रखना चाह रहे हैं। और रिसेंटली एक साहब अपनी कंपनी का, आपके आईओबीएन की एक फैकल्टी है, अब मुझे नहीं पता वो आपको पढ़ाते हैं कि नहीं, मगर वो आईओबीएन में पढ़ाते हैं, तो वो अपनी एक एडवाइजरी कंपनी खोलना चाह रहे थे। तो किसी के रेफरेंस से मेरी भी उनसे मुलाकात हुई थी एक मीटिंग में, तो वो बताना चाह रहे थे कि हम अपनी कंपनी के नाम में, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा ना उनकी कंपनी का नाम लेना चाहूँगा, हो सकता है आप जानते हो, तो वो अपनी कंपनी के नाम में कुछ ऐसे नेचर ऑफ बिजनेसेस डालना चाह रहे थे जो बड़े स्पेशलाइज नेचर के हैं, यानी ऑडिट वगैरह। तो खैर ये मेरा प्रैक्टिकली तो इस पेपर से तो बहुत ज़्यादा लिंक नहीं है, टैक्स से ज़्यादा है, लेकिन मैंने उनसे यही कहा था कि आपका नाम ये डिसअप्रूव हो जाएगा, ये स्पेशलाइज मामला है और ये हमारे लिए ये काम दिया गया है, आपके काम का ये नहीं है, आपको मना कर देगा एससीसीपी। तो बिल आखिर फिर ऐसा ही हुआ था, उन्होंने बताया था कि उनका वो नाम तो अप्रूव नहीं हुआ, हाँ उसमें कुछ चेंजेस के बाद कमिश्नर ने अप्रूवल दे दी थी। तो ये प्रैक्टिकली ऐसा होता है। बहरहाल, या फिर आपको कोई लाइसेंस वाली बात हो, या ऐसी कोई कंपनी आप खोलना चाह रहे हैं जैसे एमपीएमएल कंपनी या पीपल्स वार्डियन कंपनी, या कोई भी जिसका प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट से ताल्लुक हो, या इसमें और भी बहुत सारी गाइडलाइंस मौजूद है कि आप अपनी कंपनी के नाम के आगे कोई ट्रस्ट लिखना चाह रहे हैं, कोई एसोसिएशन लिखना चाह रहे हैं, कोई चैम्बर लिखना चाह रहे हैं, या आप क्या कहते हैं बहरिया लिखना चाह रहे हैं, या पाकिस्तान जो नेवल एसोसिएशन है, तो आप कोई ऐसा नाम देना चाह रहे हैं जिससे नेवी का टच आ रहा हो, तो यकीनन ये आपको इस तरह डायरेक्ट अलाउ नहीं किया जाएगा। क्या सर बात? बैरियर टाउन भी तो चल रहा है फिर। बैरियर टाउन जो चल रहा है चल पड़ा ना, अब बैरियर मैंने आपसे बताया ना कि वो नाम है, जब आप रखने जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा, अगर आपके पास जस्टिफिकेशन होगी तो दे दिया जाएगा, और नहीं होगी तो नहीं दिया जाएगा। ये होगा, सही है सर। राइट है। अच्छा, अगर कोई कभी कोई क्वेश्चन अराइज होता है, यानी जैसे अभी हमारी डिस्कशन में हुआ या मैंने आपको एग्जांपल दिया आपकी आईओबीएन की फैकल्टी की, तो इस केस में एसएससीपी का डिसीजन फाइनल होगा। कोई अगर कोई क्वेरी रेज होती है, रजिस्ट्रार मना कर देता है, तो यहाँ पे तो खैर मैंने नहीं लिखा, अभी हम नोट में पढ़ लेंगे। 30 दिन का टाइम होता है रिजेक्शन के बाद, अगर रजिस्ट्रार आपके नाम को डिसअप्रूव कर देता है, और तो 30 दिन का टाइम होता है जिसको आप एसएससीपी के पास एक एप्लीकेशन लिखते हो, और वो अप्रूवल, उसका जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। अच्छा जी, सबसे पहले जब हम नाम पसंद करने जाने लगे थे तो 60 दिन तक हम अपना नाम को रिजर्व करवा के रख सकते हैं, और 60 दिन के बाद वो एक्सपायर हो जाता है अगर हम 60 दिन में कंपनी को इनकॉर्पोरेट नहीं करवाते। ठीक है जी। इसके बाद अगर जिस तरीके से यहाँ पे कोई गलत नाम पड़ गया और अंधेरे में अप्रूव भी हो गया, तुक्के में बात चल भी गई, और आपको खुद समझ आती है कि नहीं यार ये मैंने गलत किया है और मुझे इसको रेक्टिफाई करना चाहिए, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आप अपने ओन पे जाएं और रजिस्ट्रार से अप्रूवल लेके नाम चेंज कर लें। लेकिन अगर आपने उनको कहा कि बस हो गया, आप खामोश रहने में ही बेहतरी है, और रजिस्ट्रार ने इसको अगर पकड़ लिया, तो उसके ऑर्डर के 30 दिनों के अंदर आपको वो नाम चेंज करना होगा।
और अगर आपने उसके ऑर्डर के अंदर 30 दिनों के अंदर अपना नाम चेंज नहीं किया तो वो अपनी मर्जी से कोई भी कंपनी का नया नाम रख देगा। जब हम नोट्स पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिल भी जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, जब भी मुझे कंपनी का नाम चेंज करना होगा तो मैंने स्पेशल रेजोल्यूशन लाजमी पास करना होगा। यानी आज की क्लास में हमारे पास स्पेशल रेजोल्यूशन अब तक 3 बार आ चुका है कि अगर मैंने रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करना है और एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में जाना है या इस्लामाबाद जाना है, यानी इन समराइज वे अगर विद इन प्रोविंस चेंज करना है तो कोई मसला नहीं है। कि अदर देन प्रोविंस अगर चेंज करना है तो मुझे क्या चाहिए होगी क्लास? स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर मैंने अपनी कंपनी का नाम चेंज करना है तो मुझे क्या चाहिए होगी? स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर मैंने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को चेंज करना है तो मुझे क्या चाहिए होगी? स्पेशल रेजोल्यूशन। ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ये आप अपने पास एक लिस्ट भी बनाते जाइए। हो सकता है आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि मुझे कोई ऐसी 5 सिचुएशंस बता दो जहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना जरूरी हो, तो फिर आप सोचते ही रहेंगे। तो अगर आज आप साथ साथ ऐसे लिस्ट बनाते हुए चलेंगे तो आपको डे एंड पे ये वाली तकलीफ से नहीं गुजरना पड़ेगा और एग्जाम में आपको पता होगा। और वैसे भी किसी भी पढ़ाई को करने का यही तरीका होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आपका एक सब्जेक्ट आएगा आगे ऑडिट का, तो जब हम ऑडिट पढ़ा करते थे तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो मुख्तलिफ जगहों पे लग रही होती थी, तो हम उसकी एक लिस्ट बना लेते थे। तो पेपर में कुछ भी आए हमें पता हो कौन सी चीज़ को कहाँ बैठाना है। तो ये स्पेशल रेजोल्यूशन आपको कंपनीज एक्ट में बहुत सारी जगहों पे मिलेगा। तो आप अपनी एक लिस्ट खुद ही बना लें कि यार इस जगहों पे मुझे स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, तो जब डे एंड होगा तो आपको याद रहेगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है क्लास? यस सर। जबरदस्त। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसा सिनेरियो दिया गया जिसका आपको आंसर आता हो। मिसाल के तौर पे आपसे ये पूछा जाए कि अगर कंपनी का नाम रेक्टिफाई करना हो तो क्या करेंगे, या आपसे ये पूछा जाए कि कंपनी का नाम चेंज करना हो तो क्या करेंगे, तो आपको स्टेप्स तो याद होंगे सारे, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन का स्टेप याद नहीं होगा तो आपके मार्क्स ज़्यादा कटेंगे। इसकी वजह ये कि इस हर चीज़ के अंदर एक सिग्निफिकेंट बात होती है कि आपने स्पेशल रेजोल्यूशन को कंपनीज एक्ट के पर्सपेक्टिव से याद रखना है। अगर आप पेनल्टी भूल रहे हैं और ये आप सिर्फ ये लिख सकते हैं कि ऐसे मौके पे एक प्रेस्क्राइब पेनल्टी लगेगी, तो शायद आपके मार्क्स ना कटे। और 1 नंबर अगर पेनल्टी का रखा हो तो शायद 0.2 कटे। लेकिन अगर आप ये भूल गए कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी तो आपके मार्क्स यकीनन कटेंगे। ठीक हो गया? यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ रही है क्लास? यस सर। जबरदस्त। यस सर। चलिए, अब हम ये देखने जा रहे थे कि अगर आपने अपना नाम चेंज करा ही लिया, यानी आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दी और आपने रजिस्ट्रार को लेटर भी लिख दिया कि भाई मेरा नाम चेंज कर दो, तो नाम चेंज करने के लिए जो निशानी होगी कि वाकई में आपका नाम चेंज हो गया है, आपको एक ऑल्टर्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। आपको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा जो ऑल्टर्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहा जाता है, और उसमें आपकी कंपनी का नया नाम लिखा हुआ होगा। अच्छा, जब भी तुम अपना नाम चेंज करोगे तो तुमने 90 दिनों के अंदर, यानी 90 दिन तक अपनी कंपनी के पुराने नाम के साथ अपना नया नाम ऐसा लिखना होगा। यानी मिसाल के तौर पे एक कंपनी थी केएसबी सिक्योरिटीज लिमिटेड, तो 2016 के अंदर जब उसका नाम चेंज हुआ था, जो आज एग्जिस्ट करता है बीआईपीएल सिक्योरिटीज लिमिटेड, तो ये इसका नया नाम था। तो ब्रैकेट के अंदर उसको लिख रही थी केएसबी फॉर्मली केएसबी सिक्योरिटीज लिमिटेड, ऐसा आपको लिखना चाहिए। ऐसा ही लिखने की रिक्वायरमेंट है, फॉर्मली केएसबी सिक्योरिटीज लिमिटेड। अच्छा, ये 2016 की बात है, तो उस वक्त कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 था, तो उस वक्त उसको रिक्वायरमेंट थी 180 दिन तक इस तरह लिखने की। अब ये 90 दिन कर दिए, तो हम उसका ऑडिट कर रहे थे तो उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स में हमें ये इस तरीके से नाम लिखा हुआ नहीं मिला था। तो हमारा ये एक पॉइंट था ऑडिटर का कि आपकी ये लॉ की नॉन कंप्लाइंस है और आपको अपने नए नाम के साथ पुराना नाम अपने हर डॉक्यूमेंट में इस तरह लिखना चाहिए। ठीक है क्लास, यहाँ तक हम साथ हैं? यस सर। जबरदस्त। यस सर। अब जो मैंने आपसे एक बात कही कि आपके हर डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ होना चाहिए इस तरह, ये मैंने कहाँ से एस्टेब्लिश की है? क्योंकि जब भी आपको ये बात कहेंगे कि लॉ की नॉन कंप्लाइंस है तो आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, यकीनन कहीं ना कहीं लॉ में लिखा हुआ हो। तो जब अभी हम नोट्स की रीडिंग करेंगे या बुक की रीडिंग करेंगे तो उसमें आगे चल के आपको एक सेक्शन मिलेगा, गालिबन सेक्शन 24 है, तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है, और सेक्शन 22 और 24 में लिखा हुआ है कि ये नाम कहाँ कहाँ आपने लिखना है इस तरह, और नहीं करोगे तो पेनल्टी होगी, इसकी भी पेनल्टी 1 वाली। तो 22 के अंदर ये लिखा हुआ है कि आपका ये जिस तरीके से नाम कहाँ कहाँ लिखा हुआ होना चाहिए और चेंज के वक्त भी कहाँ कहाँ लिखा हुआ होना चाहिए, वैसे भी कहाँ कहाँ लिखा होना चाहिए, तो उस वक्त का जो सेक्शन था उसकी नॉन कंप्लाइंस थी। आज के दौर में सेक्शन 22 है। यहाँ तक हम साथ है क्लास? यस सर। यस सर। समझ नहीं आया।
सो यही पेनल्टी वाला। मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे अभी मैंने आपसे कहा ना कि हमने उनसे कहा था कि आपका नाम हर डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ होना चाहिए पुराना। तो जब भी हम ये कहते, वरना हमने उनसे कहा था कि लॉ की नॉन कंप्लाइंस हो जाएगी। तो जब भी आप कभी ऐसा कहेंगे कि ये अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये लॉ की नॉन कंप्लाइंस शुमार की जाएगी, तो जब आपका ये वाला आर्गूमेंट होगा या स्टेटमेंट होगा, इसका मतलब पीछे आपके पास कोई लॉ की बैकिंग होनी चाहिए। और लॉ की बेकिंग इस केस में कैसे डेवलप होगी, कहीं लॉ में लिखा हुआ होना चाहिए। तो इस केस में सेक्शन 22 में लिखा हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जहां पर ये आपके नाम सारे सारे आने चाहिए। और 24 में लिखा हुआ है कि अगर आप इस तरीके से नाम लिखने की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करोगे तो आप पे पेनल्टी 1 वाली लाइबिलिटी भी आएगी। आपको क्लियर है ये? यस सर। पहले ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, अब जिस तरीके से हमने एक इम्पोर्टेंस ये देखी थी, आज क्लास के शुरू में भी देखी थी, मैंने आपसे कुछ नाम शेयर किए थे और पूछा था कि बताओ इस कंपनी की टाइप कौन सी है। तो अब मजीद थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। लॉ ये कह रहा है कि जो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर आपके नाम में सिर्फ ये वाली तब्दीलियां हो रही हैं, यानी मिसाल के तौर पे आप पहले एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड थे और अब आप सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड होने लगे, यानी पहले मिसाल के तौर पे एक कंपनी मालब्रो सिक्योरिटीज एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये वाकई में एक कंपनी है। अगर मैं इसका नाम मालब्रो सिक्योरिटीज लिमिटेड कर दूं तो मुझे इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। या सिर्फ गारंटी लिमिटेड से गारंटी लिमिटेड था वो हटा दूं, या अनलिमिटेड कर दूं, तो ये कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं। ये इस पर भी आपका एक छोटा सा सिनेरियो बन सकता है। एक कंपनी है जिसने अपना नाम ऐसे चेंज किया और स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करी, और एक आध शेयर होल्डर शोर कर रहा है कि ये आपने क्या करा, लॉ की नॉन कंप्लाइंस कर दी। तो आपने इसका आंसर ऐसे ड्राफ्ट करना होगा कि स्पेशल रेजोल्यूशन बिल्कुल पास करना है नाम के चेंज करने पे, लेकिन ऐसी छोटी मोटी चेंजेस के अंदर लॉ ने कहा है कि आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करना। तो यहाँ तक हम साथ ही क्लास। यस सर। सर ये ऐसी छोटी छोटी रेजोल्यूशंस में स्पेलिंग चेंज जैसे सपोज करें मालबोरो में डबल ओ लगा दिया ओ की जगह, तो ये भी छोटी छोटी रेजोल्यूशंस में आएगा। नहीं, ये आपने क्यों लगाया डबल ओ? सपोज करें अगर पता लगाओ कि इसकी सही स्पेलिंग ये है, तो ये अलग चेक एग्जांपल है। करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए लॉ ने कहा है ऐसी छोटी छोटी का मतलब है जो लॉ ने कहा है ऐसी छोटी छोटी। तो वो पता कैसे चलेगा कि कौन सी छोटी बताया है ना वो? मैंने आपको, नाम में एसएमसी प्राइवेट से प्राइवेट हो, गारंटी लिमिटेड से अनलिमिटेड हो, ऐसी छोटी। सर तो चेंज तो बहुत है ना, एसएमसी और सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड में, तो फिर ये क्या बात है, बहुत अच्छी बात की आपने। इसकी वजह ये है कि जब ये एक तरीके से कंपनी की टाइप में कन्वर्जन है, यानी एसएमसी प्राइवेट से प्राइवेट लिमिटेड का हो जाना कंपनी की टाइप में कन्वर्जन है, प्राइवेट से एसएमसी प्राइवेट में जाना कंपनी की टाइप में कन्वर्जन है, उसके अलग से सेक्शंस मौजूद है। तो वहां पर ऑलरेडी उससे इतना सारा काम करवाया जा रहा है तो उसमें ये चीज आ जाती है। लेकिन फॉर द पर्पसेस ऑफ द सेक्शन ऑफ द नेम के सेक्शन, हम ये कहेंगे कि नेम सिर्फ नाम तब्दीली जो आपको इसमें दिख रही है, इसके लिए मैंने स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करनी। ओके सर। ठीक है, सवाल अच्छा आपका, वैसे अच्छा लगा मुझे। सर मेरा एक क्वेश्चन। जी, सर एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड से अगर प्राइवेट लिमिटेड होती है तो स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं रिक्वायर या रिक्वायर? नहीं है, नहीं है। नहीं। ओके प्राइवेट से एसएमसी होती है तो भी नहीं है। ओके सर। सर यानी अगर स्पेलिंग वगैरह कुछ चेंज होगी तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। ठीक है, नाम चेंज हो जाएगा ना। ओके। सर तो नेचर चेंज होगा तो उससे कोई इशू नहीं है। अभी तो बताया कि उसके अपने सेक्शन मौजूद है, वहां पर ऑलरेडी उससे इतने सारे काम करवाए जा रहे हैं कि उसके अंदर वो सब आ जाते हैं। वो शायद आपके कोर्स में है कि नहीं, पहले तो ये देख लो, तब वहाँ पहुंचूंगा तो आपको उससे कनेक्ट भी करवा दूंगा। 43 नहीं, आपके कोर्स में सेक्शन नहीं है। 46 44 से 47 में है वो सारे। ठीक है,
जी क्लास। यस सर। 40 मैं देखूँ वैसे वो है क्या 40 46 है 46 47 वहाँ पे रही है। तो बस आपके कोर्स में नहीं तो हम भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम किताब खोल लें। यस सर। अच्छा जी सर। हैवी तो नहीं हो रहा ना? सर ये जो आपने बताया सर, इस सिनेरियो में सर, इस सिनेरियो में भी ये 90 डेज वाला वो जो है 90 डेज तक आपका ओल्ड नेम वो साथ वो हो जाएगा। इससे सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करनी है, नाम तो चेंज हुई है ना आपका। ओके सर। सर 10 मिनट का ब्रेक है प्लीज। तो अगर 10 मिनट का ब्रेक लेंगे तो फिर छुट्टी 5 बजे होगी। नहीं सर, नहीं सर, भी चला दो, ब्रेक छोड़। नहीं सर, फिर छुट्टी जल्दी नहीं कर सही नहीं सही। अच्छा आप लोगों के लिए हैवी तो नहीं हो रहा ना? हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ रहे। सर हैवी हो रहा है। हैवी हो रहा है इसमें क्यों? मतलब आपको सर इसमें टाइम बाद दोबारा लॉ की क्लास हुई है तो थोड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है? सर नहीं हो रहा। तो इसलिए टाइम के बाद लॉ की क्लास हुई है ना, थोड़ा हैवी इसका हो तो रहा आप लोगों का हाजमा कमजोर है, तो इस पे काम दे। जी सर, ऐसा ही समझ लें। सही। चले, तो आप में से जब तक कोई कुछ कहना चाहे तो 2-5 मिनट यहाँ वहाँ की कर सकता है, बता सकता है, पूछ सकता है, तब तक हम किताब। सर सर नेक्स्ट क्लास जूम। सॉरी जी। आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही शायद। जी हेलो। आप किसी को कुछ कह रहे हैं, मुझे आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही। जी क्लास। डिस्कनेक्ट होकर कनेक्ट करें सर, आप चलें ऐसे कर लेते हैं। जी आपने से कुछ कह रहा था। जी सर, अब आपको आवाज आ रही है? कहिए। जी सर, एक तो मेरे को ये कंफ्यूजन था, आपने शुरू में बताया था ना पब्लिक लिमिटेड में लिस्टेड और नॉन लिस्टेड, तो ये मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मैं समझ रहा था कि सिर्फ प्राइवेट नॉन लिस्टेड होती है और पब्लिक लिस्टेड होती है, पब्लिक में भी दोनों चीजें होती हैं। देखिए प्राइवेट तो होती है, अनलिस्टेड है, ये कंफर्म है। ठीक है। लिस्टेड होने के लिए पब्लिक लिमिटेड होनी चाहिए। अब पब्लिक लिमिटेड या तो लिस्टेड होगी या तो नहीं होगी, यानी एलिजिबिलिटी टू बिकम लिस्टेड यू नीड टू बी पब्लिक लिमिटेड। अच्छा सर, पब्लिक के बाद आपको अपने आपको एलिजिबल भी मतलब अपने आपको करवाना भी पड़ता है, लिस्टेड डायरेक्ट नहीं हो जाती। डायरेक्ट। ठीक है। और सर, आप जो ऑथराइज शेयर कैपिटल वाली बात बता रहे थे कि आपने कहीं मेंशन किया एडवर्टाइजमेंट में, प्रमोशन में, वहाँ पेड कैपिटल की बात, सर मुझे ऑथराइज और पेड अप कैपिटल में भी कंफ्यूजन थी और ये बात भी थोड़ी समझ नहीं आई गई। अच्छा रहेगा, ऑथराइज और पेड अप कैपिटल ये होता है, और ये पिछली वैसे हमने पिछली क्लासों में इस पर बात की हुई है, लेकिन हम इसको फिर से देख लेते हैं। ऑथराइज कैपिटल ये होता है, आपकी मैक्सिमम कैपिंग होती है, ठीक है। यानी आप यूँ समझें कि जब आप अपना कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाते हैं या बाद में भी आप एक कैपिंग रखते हैं, तो इस हद तक हम पैसा इसमें ला सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल। आप कंपनी पहले दिन बनाएं और लिख दें कि मेरा ऑथराइज कैपिटल होगा 1 करोड़ रुपए तक का, ठीक है। और पेड अप कैपिटल ये होता है कि अगर आपने लगाए 10 लाख ही हैं तो पेड अप कैपिटल इज 1 मिलियन एंड ऑथराइज कैपिटल इज 10 मिलियन।
सर हर कंपनी का अलग ऑथराइज कैपिटल होता है, लॉ एक आप कर देता है कि हर इस कैटेगरी का इतना होगा? नहीं नहीं, लॉ कहता है 100 रुपए से कंपनी खोल लो, मेरी मना नहीं है। ठीक है सर। ठीक है जी, और किसी का कोई सवाल? जी क्लास। आपने 4 क्लॉज पढ़ा है ना आज? मैंने क्या पढ़ा है? 4 क्लास? ये क्या था? क्लॉज लायबिलिटी वगैरह नहीं पढ़ा? सॉरी, आपकी आवाज। सर वो क्लॉज कह रही है। सर हाँ, क्लॉज आपने लायबिलिटी और अंडरटेकिंग वाला नहीं पढ़ा है ना? अंडरटेकिंग वाला भी डायरेक्ट नोट्स में आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। तो मैं इसलिए नहीं पढ़ा है कि मुझे लग रहा था ज़्यादा हो गया। सर बहुत ज़्यादा हो गया है। वैसे जी ज़्यादा सर। हुआ नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा था, ऐसे ही लग रहा था। सर नेक्स्ट क्लास जूम भी रखेंगे सर। में नहीं होता इतना। अच्छा यार, जूम का मसला ये है कि उसमें कनेक्शन जा रहे हैं आ रहे हैं, तो एक अजीब तमाशा है इसमें। तो क्या सिर्फ मैंने अकेले ना आने जाना सर ये ज्यादा सही है। और उसमें सर ये मीट बेहतर है सर, उसमें डिस्कनेक्ट भी हो जाता है ना जूम में ऑटोमेटिकली 40 मिनट्स उसमें के। मसला ये है कि जो आता है उसको एडमिट भी करना पड़ता है। इधर एक बार एडमिट कर दिया बस, अब वो उसका अपना मामला है, वो आता है जाता है जो भी करे। और यहाँ पर उसको बाकायदा दरवाज़ा खोल के अंदर लाना पड़ता है जूम में। सर आप फिजिकल क्लास रखेंगे क्या? और मैं तो चाह रहा हूँ कि हो जाए यार, मुझे इसमें करें मैं तो मैनेजमेंट जाती है तो अलाउ कर देते हैं फिजिकल क्लास। नहीं, मेरी बात ये थी, वो कह रहे हैं कि अगर 25 प्लस है तो नहीं कर सकते आप। और सर हमारे अकाउंट में तो 40 बच्चे अलाउ कर दिया। एक एक बंदा कहे तो जी प्लीज, क्या कह रहा है? हमारे अकाउंट से क्लास में तो ज्यादा है, 40 है, तो उनको तो अलाउ कर दिया। वो इसलिए है कि थ्योरी नहीं है, वो थ्योरी के अंदर ये पक्की वाली पाबंदी है। सर हमारी डिग्री के लिए लॉ तो इम्पोर्टेंट कोर सब्जेक्ट्स में आता है। आप मेल करें, अलाउ मिल धरना दे दें। सर मैंने मेल की, मतलब एचओडी को मेल की तो उनका रिप्लाई आ रहा है ओके का। तो वो सही है, आपको रिप्लाई तो आ गया ना। सर आप ऑडिटोरियम में क्लास रखवा लें। सब साथ मिलके कर दे, शायद प्रेशर आए उन पे। क्या कह रहे हैं? आप साथ देंगे हमारे? क्या धरना देने में? जी सर दे देते हैं। जी सर, सीबीएम बिल्डिंग के सामने। नहीं, गलत बात है, अच्छे लोग ऐसे नहीं करते। आप बस सिंपल सारे लोग जमा होके, अगर आपको ऐसे ही करना है तो आप में से 3-4 लोग जाएं और रिस्पेक्टिव एचओडी से रिक्वेस्ट कर लें अच्छे तरीके से, जो कर हो सकती है। और एक हफ्ता नहीं मानेंगे तो आप दूसरा हफ्ता उनसे बात करें। और अगर उनको समझ आया और फेवर में वाह हमारे, तो वो क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगी? उनकी कोई पर्सनल तो प्रॉब्लम नहीं है हमसे। और अगर यूनिवर्सिटी को ऐसा लगता है कि नहीं यार ये इसी में खैर है, ऑनलाइन में ही ड्यू टू ये कोविड शोविड, तो नहीं करेंगे। छोड़ते हैं आप उसको। सर अब वैक्सीन आ गई, अब छोड़ दें कोविड को, क्लासेस करवाएं सर। नाराज सर वैक्सीन के तो साइड इफेक्ट्स हैं। हाँ, मेरा साइड इफेक्ट्स हैं सर वैक्सीन। चाइना की वैक्सीन है, कोई वारंटी नहीं है इसकी। चल गया तक वरना शाम तक। वायरस भी तो चाइना का था, इसकी गारंटी थी। सर चाइना सही है, पहले प्रॉब्लम निकाल के फिर सोल्यूशन बेच रहा है पूरी दुनिया को। यार पता नहीं। एप्पल भी यही करता है। यही तो बिजनेस है। अच्छा, आप लोग चले कह दो ना, आप सब जाग रहे हैं, मुझे ये इस बात की ज्यादा खुशी है। अच्छा चलो जी। तो आप में से जो बिल्कुल ही सन्नाटा है, तो वो भी कुछ कहना चाहे तो मोस्ट वेलकम। बहुत सारे लोग हैं जो पता नहीं हमारे साथ हैं कि भी नहीं। हम ऐसे ही एक टाइम आते हैं छोटी सी, फिर हम किताब पढ़ते हैं। अब हम लिस्ट खोलते हैं और देखते हैं हमारे साथ कौन कौन है। तो फिर हम उसका नाम लेंगे और उससे हेलो हाय करेंगे, कुछ पूछ भी लेंगे, ऐसे ही चलते फिरते पूछ लेंगे। दीपक भाई, आप जाग रहे हैं? जी जी सर। चलिए, अच्छी बात है, जागते रहिए। हमजा भाई? यस सर। क्या बात है। काशिफा? यस सर। जबरदस्त, मतलब आप सारे अच्छे लोग हैं। और फैजान? जी सर, जाग रहे हैं। क्या बात है, जबरदस्त। हसनैन? जी सर जा रहे हैं। सारे अच्छे लोग हैं।
और मेरी जो एक शाम वाली क्लास होती है उसमें मैंने ऐसे किया था, तो जिन जिन के साथ किया था वो नहीं जा रहे थे। वो बेचारे ऑफिस से आते हैं, थक जाते हैं। तो हाँ, बस ठीक है, इतना काफ़ी है, फिर कभी करेंगे। चलें जी, अब किताब देख लेना। सबसे पहले हम देखेंगे किताब में टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन बाय मेंबर्स, ठीक है, आपके सामने आ रही है। अब उसमें सबसे पहले ये है कि वो बता रहा है कि होता क्या है। तो द डिसीजन ऑफ कंपनी आर मेड इन मीटिंग थ्रू रेजोल्यूशन। वो कह रहा है जो कंपनी के फैसले होते हैं वो मीटिंग में होते हैं, और वो होते कैसे हैं, रेजोल्यूशन से। सर ये मीटिंग के पूरे कोई 20 से 25 सेक्शन है 130 की सीरीज में, ये हमारे कोर्स का हिस्सा है, वो हम पढ़ेंगे कि मीटिंग कॉल करनी होती है तो क्या होता है, मीटिंग में कम से कम कितने लोगों का होना ज़रूरी है, और मीटिंग के लिए दावत कैसे दी जाती है, और मीटिंग कब कब हो सकती है, किस किस टाइप की मीटिंग हो सकती है। ये हमारे कोर्स का एक पूरा अलग से एरिया है। आज हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि फैसले करने होंगे। सॉरी, पेज नंबर बता दें किस पेज पर है बुक में। हम पेज के जो मैंने आपसे शेयर किया उसका पेज नंबर 12 है, चैप्टर 1 और चैप्टर 11 अवेलेबल। ये मतलब हमारे टेक्स्ट का चैप्टर 1 है, और पेज नंबर 12 पीडीएफ का है, और बुक का पेज है ये 346। थैंक यू सर। वेलकम, ठीक है। जी, बुक खोल लिया आप लोगों ने सबने? जी सर। अरे हाँ यस सर। वो कह रहा है कि कंपनी के जो भी फैसले करने हैं आपने, वो करने हैं मीटिंग्स में, और वो करने कैसे हैं, उसका तरीका क्या होगा, वो होगा रेजोल्यूशन से। अ मीटिंग ऑफ मेंबर्स इज कॉल्ड जनरल मीटिंग। जो मेंबर सारे जमा होते हैं और मीटिंग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्लास जनरल मीटिंग, दैट्स इट। अब वो कह रहा है एक होती है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और एक होती है स्पेशल रेजोल्यूशन। तो स्पेशल रेजोल्यूशन हम ऑर्डिनरी पढ़ लेते हैं, फिर स्पेशल पढ़ लेंगे। Ordinary resolution means a resolution passed by simple majority of such members of the company entitled to vote as are present in person or by proxy, or exercise the option to vote through postal ballot as provided in the articles or as may be specified at a general meeting। सर मुझे इसमें से कुछ भी नहीं समझ आया, आप सिर्फ उसमें इतना समझें फिलहाल। मैं आपको बता देता हूँ इसमें से काटना क्या है, तो जो बच जाएगा बस आपने वो समझना है, ठीक है। Company ordinary resolution means a resolution passed by a simple majority of members of the company entitled to vote at a general meeting। बस, ठीक है। अगर इतनी अंग्रेजी समझ आ गई तो आज की क्लास के लिए बहुत ज्यादा है ये, ठीक है। समझ आ रही है भाई? सर, ये एक बार रिपीट कर दें। अच्छा, जितनी पढ़ानी होती है रिपीट कर रहा हूँ। Ordinary resolution means a resolution passed by a simple majority of such members of the company entitled to vote at a general meeting। यानी मेजोरिटी लोग जो कंपनी के मेंबर्स हैं जो वोट दे सकते हैं, अगर वो किसी बात पे कोई फैसला कर दें तो उसको हम कहेंगे कौन सी रेजोल्यूशन क्लास? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी सर। दैट्स इट, इससे ज्यादा हमने इसको नहीं पढ़ना, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी वाली देख लेते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन। Special resolution means a resolution which has been passed by majority of not less than 3/4 of such members। यानी इसका मतलब है एटलीस्ट 75% of such members of the company entitled to vote। आगे से फिर इसमें भी काटन पीटी करनी होगी at a general meeting, सही है। इसके बाद एक स्लैश लगाते हैं ऑफ से। अब इसको पढ़ते हैं फिर से, यानी दो बातें हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी ना, यहाँ पे दो ही बातें लिखी हुई है, 75% वोटिंग आ जाए, और दूसरा क्या हो, 21 दिन का कम से कम नोटिस हो। यही था क्लास। सर ये भी मेंशन करना है 21 डेज वाला डेफिनेशन में। जी बिल्कुल करना, वैसे तो पूरा ही करना है। आज की क्लास के तक मैं इसके इस तरह पढ़ा रहा हूँ कि आपको समझ भी नहीं आएगा, और बिला वजह जो आ सकता है वो भी जाएगा, तो बस इसको इतना ही रखें। Special resolution means a resolution which has been passed by a majority of not less than 3/4 of such members of the company entitled to vote, यानी of at least 20% of such members of the company entitled to vote as vote at a general meeting। ये एक बात हो गई हमारी, एक बात हो गई। यस सर। यस सर। दूसरी बात,
of which not less than 21 days, यानी at least 21 days notice specifying the intention to purpose the resolution as a special resolution has been duly given, यानी उसमें ये लिखा हुआ होगा कि हम 21 दिन के बाद मिलने वाले हैं और हमारे मिलने का जो एजेंडा है, जो मकसद है, वो क्या होगा, या तो वो कंपनी का एड्रेस चेंज करना होगा या नाम चेंज करना होगा, यानी आज की क्लास से रिलेवेंट एड्रेस चेंज करना होगा या नाम चेंज करना होगा या प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करना होगा। ठीक है क्लास? सर इसको थोड़ा सा जूम कर देंगे आप? जी जी बिल्कुल कर देंगे। जूम कैसे करेंगे इसमें? ये राइट है? हाँ परफेक्ट है सर। बेहतरीन है, लेकिन मेरे लिए लिखने की जगह कम पड़ गई ना दोस्त। अब साइड है। क्या यहाँ तक हम साथ है? यस सर। यस सर। अच्छा सर जी बोले। यस सर। सर मैं ये कह रहा था कि ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के अंदर मतलब कि सर अगर 51% ऑफ द पीपल भी वोट कर रहे हैं तो वो ऑर्डिनरी पास हो जाएगा ना, और स्पेशल के अंदर सिर्फ 75% होना चाहिए। बिल्कुल, देखो मतलब कोई स्पेशल के लिए लॉ जब कहेगा ना, जब मैंने स्पेशल हाँ। रेजोल्यूशन पास करवानी है तो लॉ ने कह दिया इसका मतलब 75% वाली बात कर रहा है, और लॉ नहीं कहेगा तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ठीक है सर। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, बेहतरीन। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा ना कंपनी सेक्रेटरी की जॉब है, सुना है कभी? यस सर। यस सर। सेक्रेटरी खाली करती नहीं है, मेजोरिटी वो आदमी काम कर रहे होते हैं सारे, वो सारे मेल स्टाफ होता है कंपनी सेक्रेटरी का। वो यही तो सारा दिन कर रहा होता है, नोटिस इशू करता है, रेजोल्यूशन नोट करता है, ये सारा ये तकरीबन हर कंपनी में एक आदमी ऐसा होता है जो ये काम कर रहा होता है। खैर मुझे ये काम पर्सनली नहीं पसंद, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल काम है जो ये लोग कर रहे होते हैं। और लिस्टेड कंपनी में तो बाकायदा एक अलग से बंदा होता है जो ये काम कर रहा होता है, रखा ही उसको इसलिए जाता है। ठीक है, ओके सर। चलिए जबरदस्त। अब हम आगे बढ़े। प्रोवाइडेड दैट, अच्छा कभी भी लॉ में कोई बात लिखी हुई और नीचे बात शुरू हो जाए प्रोवाइडेड दैट से, इसका मतलब ये हो गया कि प्रोवाइडेड वाली बात ज्यादा मानी जाएगी ऊपर वाली बात से। सही है? ये बात आपको मैं बता रहा हूँ कि जब भी लॉ के अंदर कोई भी बात लिखी हुई है, देखो ये नोट्स है, ये जो है ना, ये जिस पर भी मैं आपको पेन चला के दिखाऊंगा, ये नोट्स है, यानी ये एक आम आदमी की बात है। जब इस तरीके से कोई रेफरेंस के साथ बात की हुई होगी तो ये लॉ होगा, यानी कोई कानून की किताब से उठा के पेश किया गया होगा। तो जब भी लॉ के अंदर या वैसे भी आम जबान में जब आप कोई अंग्रेजी भी देखें तो प्रोवाइडेड के साथ कोई चीज़ आपको लिखी हुई मिले तो इसका मतलब प्रोवाइडेड वाली बात को ज्यादा तरजीह देनी है और ऊपर वाली बात क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ज्यादा वाली बात। Provided that if all the members entitled to attend and vote at any such meeting so agree, a resolution may be proposed and passed as a special resolution at a meeting of which less than 21 days notice has been given. बात समझ आई? नहीं आई? फिर से पढ़ो। Provided that if all the members entitled to attend and vote at any such meeting so agree, जो वोट दे सकते थे वो अग्री कर गए, रेजोल्यूशन प्रोपोज हो सकती है और पास हो सकती है जिसका आपने 21 दिन का नोटिस ना भी दिया हो तो भी चलेगा। ठीक है? जी सर। चलिए जी, अब हम आगे बढ़े। ये एक चीज थी आज हमने जो पढ़ी थी, नीचे उसने ऐसे ही प्रैक्टिस के सवाल दिए हुए, आप चाहे तो देख लीजिएगा, किताब लाजमी देखिएगा। और ये थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्स मोर देन जस्ट अ सिंपल मेजॉरिटी and long notice of at least 21 days to take effect. This implies that this type of resolution is required for more important matters for members of the company and company itself. क्या बात क्लियर है क्लास? भाई आप लोगों को बात क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा जी, अब हमारे पास है आज जो इसी जो आपके पास किताब शेयर की गई है उसका चैप्टर नंबर 2, यानी ये आ गया ये वाला चैप्टर। आप लोग भी अपने पास खोल लें बुक का, ये चैप्टर 12 है, हमारे लिए चैप्टर 2 है कंपनी लॉ के पोर्शन का।
और इसके पेज नंबर आप आ जाए हैं, ये खैर हम पढ़ चुके थे पिछली बार, लेकिन आज एक बार फिर देख रहे हैं क्योंकि आज हमने इसके कनेक्शन में और चीज़ें पढ़ी थी। पेज 360 पर आ जाए और पीडीएफ की फाइल का पेज 26 है ये, सही है। क्या आप लोग आ चुके हैं? यस सर। यस सर। चलिए, चलिए। अच्छा जी, ये हमने देखा था प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन विद एग्जांपल, इसको आप एक बार फिर से देख लीजिएगा ताकि आपको ये अच्छा याद हो जाए, रिवाइज हो जाए, पक्का हो जाए। इसके बाद हम जो आज मेन देखने वाले हैं वो ये है हमारे पास, ये हम देख चुके थे, प्रिंटेड होगा, नंबर्ड होगा, वगैरह वगैरह। नेम ऑफ अ कंपनी चाहिए, नेम ऑफ कंपनी। नेम ऑफ कंपनी में वो ये कह रहा है जो भी हम पढ़ के आए हैं कि prohibited names. A company shall not be registered by a name which contains such words or expressions as may be notified by the commission or in the opinion of the registrar is. तो या तो आपसे ये ऐसे पूछा जा सकता है कि लिस्ट डाउन कि कौन कौन सी किस टाइप के ऐसे नाम है जो मना किए गए हैं, तो आपको याद होना चाहिए आइडेंटिकल हो, इनअप्रोप्रिएट हो, अनडिजायरेबल हो, डिसेप्टिव हो। और ये एक आसान हो जाएगा क्योंकि ओपन बुक होगा, मोस्ट प्रोबेबली अगर ऑनलाइन पेपर होगा तो ओपन बुक ही होता है। मतलब आप लोगों के पास किताब खुली भी हो ना हो, हम इस पर कोई कंट्रोल चेक नहीं रख सकते एटलीस्ट, तो मेमोरी का टेस्ट तो लेना फजूल है। अच्छा, अब हमने इसमें ये देख लिया आइडेंटिकल ना हो, रिजेंबल ना हो, इनअप्रोप्रिएट ना हो, डिजायरेबल ना हो, इसकी कुछ छोटी छोटी हमने एग्जाम्पल्स भी देख ली और आपको क्या कहते हैं ये समझा भी दिया गया। तो ये इस किस्म के लिस्ट में बता रहे हैं कि ये प्रोहिबिटेड है, ये तो आप रख ही नहीं सकते। फिर वो दूसरा कह रहा है कि नेम्स रिक्वायरिंग प्रायर अप्रूवल ऑफ एससीसीपी, यानी अप्रूवल ऑफ एससीसीपी यानी कमीशन का अप्रूवल आपको इन राइटिंग मिलना जरूरी है। अगर आपने इनमें से कोई नाम रखना है तो कोई पैट्रनेज ऑफ प्रेसिडेंट पास पाकिस्तानी या फॉरेन हेड ऑफ स्टेट का, या उसका कोई कनेक्शन हो गवर्नमेंट से, या कोई कनेक्शन हो कॉरपोरेशन से जो फेडरल या प्रोविंशियल के अंडर में आती हो, और कोई फॉरेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, या कोई बिजनेस हो जो मैंने आपको बताया लीज का बिजनेस करना है तो लाइसेंस रिक्वायर्ड है। इसको आप छोड़ दीजिए कि मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी को फ्लोडा मुदारबा, ये गलत कॉन्सेप्ट है, बिला वजह इसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने आपको बताया कि कभी भी नाम का कोई डिस्प्यूट अराइज होगा तो कमीशन का यानी एससीसीपी का डिसीजन फाइनल है। Whenever a question arises as to whether or not the name of the company is in violation of the above provisions, decision of the commission shall be final. Reservation of name. A person may make an application to the registrar for reservation of a name set out in the application for a period not exceeding 60 days. 60 दिनों के अंदर तक आपकी एप्लीकेशन होगी, वो वैलिड रहेगी। Where it is found that name was reserved for furnishing गलत information, such reservation shall be cancelled. मिसाल के तौर पर आपने कोई नाम दे दिया, अभी हमने देखा भी था कि कोई ऐसे ही नाम चल पड़ा जो कि गलत था, या लेट से आपने रिजर्व करते वक्त भी ये मामला हो गया था, तो इन केस द कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेट हो भी गई, तो इट शैल डायरेक्टेड द कंपनी टू चेंज द नेम। अभी हमने देखा था ना कि अगर नाम आपने कोई रख लिया है और वो गलत नाम था, सही नहीं था, तो बाद में कह सकता है कि आपको नाम चेंज करना है, और आपको नाम चेंज करना भी पड़ेगा विद इन 30 डेज। और अगर आप नाम चेंज नहीं करेंगे तो अपनी मर्जी से कुछ भी रख देगा। ये बात यहाँ नीचे भी लिखी हुई है, रेक्टिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ अ कंपनी। A company which through inadvertence or otherwise is registered by a name in contravention of the Companies Act, तो गलत नाम से दूसरे नाम से रजिस्टर्ड हो गए and the name was obtained by furnishing false या गलत information, may change its name, अपनी मर्जी से भी कर सकता है with the approval of registrar, या शायद लाजमी करेगा अगर रजिस्ट्रार डायरेक्ट करता है विद इन 30 days of the receipt of his direction, यानी उसको पकड़ लिया तो आपने 30 दिनों में करना ही करना है, और उसने नहीं किया तो आप अपनी मर्जी से भी जब चाहे उसके अप्रूवल से कर सकते हैं। However, the registrar shall, before issuing a direction for the change of the name, afford the company an opportunity to make representation against the proposed direction. यानी वो आपको एक मौका जरूर देगा, पूछेगा जरूर कि भाई ये जो हुआ था या जानबूझ के क्या था, गलती से हुआ था, एक मौका जरूर मिलेगा। अगर तो ऐसा ना किया, उसकी बात पे अमल ना किया, if the company fails to report compliance with the direction issued within the specified period, the registrar may enter on the register a new name, अपनी मर्जी से एक नया नाम रख देगा और फिर वो नाम आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया
तो आप पे पेनल्टी लगेगी। यहाँ पे पेनल्टी बताई नहीं गई कितनी लगेगी, हमने देख लिया पेनल्टी 1 वाली लगेगी। अच्छा जी, अगर आप नाम चेंज कर रहे हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, और अगर नाम के अंदर ऐसी कोई छोटी मोटी तब्दीली है तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है क्लास? अच्छा जी, और एक सेकेंड, नोटिस शायद यहाँ पे मुझसे एक गलती हो गई है, तो 1 मिनट दीजिएगा, मैं इसको देख लूँ। अच्छा हाँ, वो ये कह रहा है कि अगर आपने ये छोटी मोटी चेंजेस के साथ नाम करना है तो इसके लिए आपने अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, स्पेशल रेजोल्यूशन तो फिर भी पास करनी पड़ेगी। मैंने आपको गलती से ये कह दिया था कि कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, नहीं, रेजोल्यूशन तो पास करनी पड़ेगी, लेकिन अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। जब आप नाम चेंज करने जा रहे हैं तो अप्रूवल की एप्लीकेशन नहीं देंगे, बस नाम चेंज करके उसको कह देंगे, उसको बताने की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, मगर रेजोल्यूशन तो लाजमी जरूर पास करनी पड़ेगी। अच्छा जी, अब जो नया नाम आएगा तो वही वाली बात के नाम आएगा तो नई सर्टिफिकेट आएगी। Where a company changes its name, the registrar shall enter the new name on the register in place of the former name and shall issue a certification of incorporation altered. एक altered incorporation certification दे देगा जो आपको मिल जाएगा। आपको अपना पुराना नाम 90 दिनों तक साथ लगाना होगा, ये इसको भी देख लीजिएगा। और नाम चेंज करने से ऐसा नहीं होगा कि कोई पुराने कर्जे माफ हो जाएंगे तो पुराने राइट्स चले जाएंगे। इट विल बी जस्ट अ चेंज ऑफ अ नेम, इससे कोई इफेक्ट लीगल प्रोसीडिंग्स पे नहीं आएगा। तब कोई कंपनी ये नहीं कह सकती कि मुझ पे केस तो उस नाम से हुआ था, मेरा नाम चेंज हो गया है। नहीं, नाम चेंज होने से लॉ ने अभी ये उसको रोका हुआ है, तो सिर्फ नाम चेंज हुआ है, इसके ना तुम्हारे राइट्स पर फर्क आएगा ना ऑब्लिगेशन पर फर्क आएगा। ये एग्जाम्पल लाजमी देखिएगा, अच्छी एग्जाम्पल है, आपको अपने सिनेरियो सॉल्व करने में हेल्प आउट होगी इससे। अच्छा जी, वो कह रहा है कि नाम कहाँ कहाँ छपा हुआ होगा, तो कंपनी के तमाम बिजनेस प्लेसेस के बाहर कंपनी का नाम भी लिखा हुआ होना जरूरी है और कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नंबर भी लिखा हुआ होना जरूरी है। Every company shall display in a conspicuous position in letters easily legible in English और उर्दू करेक्टर its name, पहली बार नाम भी लिखेगा and incorporation नंबर भी लिखेगा outside the registered office in every office or the place in which the business is carried out। ये कह रहा है कि जहां जहां तुम काम कर रहे हो, जो जो तुम्हारे रजिस्टर्ड ऑफिस हैं, जिन जिन ऑफिस में तुम बैठे हुए हो, जितनी ब्रांचेज हैं, सबके बाहर तुम्हारी कंपनी का नाम भी लिखा हुआ होना जरूरी है और इनकॉर्पोरेशन नंबर भी होना जरूरी है। अच्छा, उनके दूसरा यहाँ पे ये कह रहा है कि एवरी कंपनी शैल डिस्प्ले सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी हर बिजनेस प्लेस के बाहर तुमने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी डिस्प्ले करना है और हर बिजनेस प्लेस के बाहर तुमने नाम भी लिखना है और नंबर भी, अपना जो एक यूनिक नंबर है और वो भी लिख के रखना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ गई कि कहाँ कहाँ आपके नाम वाम लिखे हुए होने चाहिए, और अगर ऐसा आपने ना किया तो अगेन पेनल्टी लेवल 1 की लगेगी, इसको भी आप लाजमी रीड कीजिएगा। यहाँ पर आगे नेम का मामला हो गया खत्म। अब हम आ रहे हैं प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस पे। पहले ज़्यादा शॉर्ट है, उसको पहले निपटा देते हैं, फिर रजिस्टर्ड ऑफिस वाला देख लेंगे। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में हमने क्लास के स्टार्ट में देखा था कि आ कंपनी मे बाय स्पेशल रेजोल्यूशन ऑल्टर द प्रोविजंस ऑफ इस मेमोरेंडम टू चेंज इस प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कंपनी चेंज कर सकती है। कमीशन से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। ये अप्रूवल हमने कहाँ देखी थी थोड़ी देर पहले? ये अप्रूवल हमने देखी थी कि अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने जा रहे हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अप्रूवल भी लोगे और फिर उसको मेमोरेंडम ऑल्टरेट किया हुआ रजिस्ट्रार के पास जमा कराओगे विद इन 30 डेज। लेकिन यहाँ पर हमने देखा था कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस जब चेंज कर रहे हो तो कमीशन की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। एंड ऑल्ट्रेशन चॉइस टू चेंज दिस पर्टिकुलर बिजनेस शैल नॉट रिक्वायर कंफर्मेशन बाय द कमीशन। अगर आपने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज किया है तो कमीशन से कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है। Where the alteration involves change in particulars of principal line of business, the company shall file the amended memorandum of association with the registrar within 30 days, which shall be recorded। जहाँ तुम्हारा सिर्फ प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का चेंज होगा वो तुमने रजिस्ट्रार को जाके जमा कराना होगा विद इन 30 डेज। अब आज की क्लास का लास्ट पॉइंट है, जो रजिस्टर्ड ऑफिस वाला भी हमने देखा था, उसको हम रीड करने जा रहे हैं। यहाँ तक कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक क्लास? नो सर। नो सर। नो सर। अच्छा जी, अब लास्ट चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी चेंज करने जा रहे हैं तो रजिस्टर्ड ऑफिस का पर्पस क्या होता है? हम अभी हमारी गुफ्तगू में भी ये आ चुका कि रजिस्टर्ड ऑफिस का पर्पस ये होता है कि आपसे कोरस्पॉन्डेंस हो सके। तो रजिस्टर्ड ऑफिस इज अ प्लेस इन विच is a place which is the address of a company
फॉर रिसीविंग ऑल ऑफ इट्स कम्युनिकेशन, यानी आपसे राब्ते में हम रह सकें। हमें अगर आपको कोई लेटर भेजना हो तो हमें कोई ऐसा यूनिक एड्रेस बता दीजिए, वरना ऐसा होगा कभी आप कहेंगे कि मेरी लाहौर में भी ब्रांच है, मैं तो वहाँ बैठा होता हूँ, कभी आप कहेंगे मेरी पेशावर में है, मैं तो वहाँ बैठा होता हूँ, मुझे तो आपका खत मिला ही नहीं है। तो लॉ ने कहा कि तुम कहीं पे भी बैठे उठो, मुझे एक रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस बता दो, जहाँ पे मैं तुम्हें खत भेजूंगा तो मैं समझूंगा तुम तक पहुंच गया। द रजिस्टर्ड ऑफिस इज अ प्लेस इन which is the address of the company for receiving all of its communication. It does not necessarily the same as head office of the company. मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एटलस होंडा जो है इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कराची में, सॉरी इसका हेड ऑफिस कराची में, मगर इसका रजिस्टर्ड ऑफिस लाहौर में। तो वो भी यही कह रहा है कि इट डज नॉट नेसेसरली बी द सेम एज हेड ऑफिस ऑफ द कंपनी, देयर मे बी मोर देन वन ऑफिस, एक से ज्यादा ऑफिस भी हो सकते हैं फॉर बिजनेस ऑफ द कंपनी, बट रजिस्टर्ड ऑफिस हमेशा एक ही रहेगा। क्या बात समझ आई क्लास? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, नोटिफाई टू रजिस्ट्रार, नोटिफाई करना होगा। A company shall have a registered office to which all communication and notices shall be addressed, and such address shall be notified to the registrar within 30 days of his incorporation. यहाँ पे ये बात बताई जा रही है, मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिखवाई थी। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब कंपनी नई नई बनती है, मैंने आपको चेंज इन रजिस्टर्ड का बताया था, एड्रेस का, चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस का। यहाँ पे ये कह रहा है कि जब आप न्यूली इनकॉर्पोरेट होने जा रहे हो और जब कंपनी बन जाए, तो जब 30 दिन के अंदर अंदर आप रजिस्ट्रार को बता देना कि मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है। क्योंकि मेमोरेंडम में आप सिर्फ ये बता दूं कि मेरा प्रोविंस क्या होगा, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि कंपनी शैल हैव अ रजिस्टर्ड कंपनी shall have a registered office to which all communications and notices shall be addressed, and such address, यहाँ से काम की बात, वो वाला एड्रेस नोटिफाई करवाना है रजिस्ट्रार को within 30 days, within a period of 30 days of incorporation। तुम अपनी इनकॉर्पोरेशन के 30 दिनों के अंदर रजिस्ट्रार को बता देना कि मेरा ये वाला एड्रेस कौन सा है। अब चेंज की बात, नोटिस ऑफ चेंज एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। Notice of any change in situation of the registered office shall be given to the registrar within a period of 15 days after the date of the change। अगर तुम्हारा कोई भी तब्दीली होने लगी है, रजिस्ट्रार को बता देना 15 दिनों के अंदर, यानी फॉर्म 21 जमा करा देना। The change of a registered office of a company shall also require approval of general meeting through special resolution if it is from, अगर वो एक सिटी से दूसरे प्रोविंस की सिटी में गई है या एक सिटी से इस्लामाबाद में शिफ्ट हुई है, तो जाके तुम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना, वरना सिर्फ रजिस्ट्रार को फॉर्म 21 भी जमा करा दोगे जनरल रेजोल्यूशन के थ्रू, तो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये फॉर्म 21 के थ्रू जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस चेंज करवा के बता दिया, ये तो एक बात थी, लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि मेमोरेंडम के अंदर एक क्लॉज होता है रजिस्टर्ड ऑफिस का, तो ये तो आपने इंटीमेट तो कर दिया, मगर मेमोरेंडम ऑल्टर करना पड़ेगा, उसकी बात नीचे आ रही है। और अभी हमने ये देखा था कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में हमें एससीसीपी की अप्रूवल नहीं लेनी, लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस में पहले कमीशन की अप्रूवल होगी, फिर बाद आगे बढ़ेगी। पढ़ने जा रहे हैं। A company may by special resolution alter the provisions of its memorandum so as to change the place of its registered office from one province to another, के नीचे one province और इस्लामाबाद to a part of Pakistan। अगर तुम मेमोरेंडम का चेंज करने जा रहे हो, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ये वाली चीज कर लेना। अब क्या करोगे, जो ऑल्ट्रेशन है वो कह रहा है शैल नॉट टेक इफेक्ट, ऑल्ट्रेशन इफेक्टिव नहीं होगी जब तक वो कमीशन अप्रूव ना कर दे, कंफर्म ना कर दे। द कमीशन may make an order confirming the alteration on such terms and conditions and make such order as to cause excess things proper। अब ये कह रहा है कि कमीशन तुमसे सवाल जवाब भी कर सकता है और उस हद तक तुम्हें अप्रूवल भी दे सकता है जिस हद तक वो प्रॉपर थिंग समझता है। अगर वो पूरा सही समझता है तो जैसा तुमने कहा है वैसा कर देगा। अब नीचे ये कह रहा है कि जब कमीशन को जब तुम एप्लीकेशन लिखोगे चेंजेस की, तो ये जरूर सोचेगा, इस बात को मद्देनजर रखेगा कि इसके स्टेक होल्डर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनके राइट्स पे कोई डिप्रीवेशन ना आए। मिसाल के तौर पे जैसे अभी मैंने आपको बताया कि रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एटलस होंडा लाहौर में है और ये वाला यहाँ पर है, तो इसकी एक वजह ये भी होती है कि जिस शहर में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, आमतौर पर आपकी जनरल मीटिंग या एजीएम उसी शहर में होती है, तो उसका मेजोरिटी स्टेक होल्डर जब है ही लाहौर में, आपको कराची में इतनी होंडा चलती हुई नहीं दिखती बाइक जितनी लाहौर में दिखती है, तो इसका स्टेक होल्डर ही वही है। तो अगर एटलस होंडा भी ये वाली एप्लीकेशन फाइल करेगा तो एससीसीपी जरूर सोचेगा कि मैं इसका चेंज क्यों करूं। यही बात यहाँ पे बताई गई है कि उसके पास पावर है सोचने का। द कमीशन शैल इन एक्सरसाइजिंग इट्स डिस्क्रिशन हैविंग रिगार्ड टू द राइट्स and interest of the members of the company or any class of them, as well as to the rights and interests of the creditors, and if its
think fit, अगर वो प्रॉपर समझता है, give direction and make such orders as it may think expedient for facilitating or carrying into effect any such arrangement. सर की बात हमें नहीं समझ आई, तो ये आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो कमीशन होगा वो अप्रूवल देने से पहले राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी को जरूर कंसीडर करेगा, और बस वो कंसीडर करते हुए इजाजत देगा या नहीं देगा। ये पूरा पैराग्राफ इस तरह रखने की जरूरत ना है, ना आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अच्छा जी, ये एग्जाम्पल जरूर देखिएगा, इसमें एक आध बंदा है जो शोर कर रहा है कि हमने ये पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं किया, ये मैं आपको पढ़ा भी देता हूँ। In the annual general meeting of the Paramount Limited, a shareholder objected to shifting of the registered office from Multan to Lahore without obtaining confirmation from the commission. एक शेयर होल्डर है, वो कह रहा है कि हमने मुल्तान से लाहौर में शिफ्ट कर लिया अपना रजिस्टर्ड ऑफिस, और हमने कमीशन से तो अप्रूवल ली नहीं, और ये तो गलत हो गया, लॉ की नॉन कंप्लाइंस हो गई। तो नीचे यही लिखा हुआ है कि भाई एक ही प्रोविंस के एक शहर से दूसरे शहर में गए थे, तो यहाँ पर अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ उसको स्पेशल रेजोल्यूशन के तहत हमने एक फॉर्म जमा करा के दे देना था, और हमारे इतनी ही जिम्मेदारी बताई गई थी। अच्छा जी, ये रजिस्टर्ड ऑफिस से कंटिन्यूएशन में है, ये मैं जो पढ़ रहा हूँ। जब कमीशन इसको अप्रूव कर देगा तो एक ऑर्डर पास करेगा, और ऑर्डर की एक कॉपी आपको भी दे देगा, कंपनी को भी देगा, और रजिस्ट्रार को भी देगा, कंसर्न ऑफिसर को भी देगा विदिन 7 days ऑफ द ऑर्डर। यानी जब कमीशन को समझ आ गया कि हाँ यार ये सब सही होने जा रहा है और अप्रूवल देनी है, तो एक कॉपी कंपनी को देगा, एक कॉपी रजिस्ट्रार को देगा, और 7 दिनों के अंदर ऑर्डर के वो पहुंच जाएगी। जब वो पहुंच जाएगी, फिर जब कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ ऑल्ट्रेशन, पता कैसे चलेगा कि हाँ यार ये कंक्लूसिव एविडेंस है, ऑल्ट्रेशन हो चुकी है। एन ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम शेल विदिन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। तब रजिस्ट्रार के पास ये ऑर्डर आएगा कमीशन के अप्रूवल का, तो वो 30 days ऑफ ऑर्डर के अंदर आप फाइल करेंगे कंपनी, आप कंपनी, ये कंपनी है, ये रजिस्ट्रार के पास ऑर्डर की कॉपी लेके जाएगी विदिन 30 days, और उसको कहेगी कि जो कॉपी तुम्हारे पास आई है वो मेरे पास भी आई है, बस अगर उसको तुम अप्रूव कर दो एक सर्टिफिकेट के थ्रू, मुझे एक सर्टिफिकेशन इशू कर दो, और वो कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि मेरी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो चुका है। आई होप यहाँ तक आज के लिए बहुत ज़्यादा है, आप लोग इसको एक मतलब जरूर रीड कीजिएगा, कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा। हम अपनी क्लास को आज यहीं तक रखते हैं, यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो ज़रूर देखिएगा, पूछिएगा। और ये वाली जो एग्जाम्पल है, ये पूरे रजिस्टर्ड ऑफिस का खुलासा है, एग्जाम्पल 8। इसको कोशिश करना कि देख के इन स्टेप्स को याद कर लेना, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके सर। आप कुछ भी ना पढ़ें और सिर्फ ये एग्जाम्पल 8 देख लें तो भी आपका काम हो सकता है, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। बाकी एक बार रीडिंग कर लेना तो बहुत मुनासिब हो जाएगा। सर ये पेज नंबर कौन सा था? अपलोड कर देंगे ना? 360 ये आपकी ऑलरेडी अपलोडेड है एलएमएस पे, ये बुक। नहीं सर, रिकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग। हाँ मेरी कोशिश होगी, इंशाल्लाह ये कर दूंगा, मैं कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। चलो थैंक यू। आप किसी का कोई सवाल हो तो मोस्ट वेलकम।